स्पाइन सीधी। हम लोग ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, कर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबिलो बिकरो, के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत। हमारे बीच में अभिषेक यादव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और वर्तमान में हमारे आज के फैकल्टी भी हैं। आज वो वार्ता करेंगे आपसे। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, वो सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर भी है, उनका स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। वहां के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में अध्यक्ष है, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS राव सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है। वो चिकित्सा भी है, चिकित्सा शिक्षा भी है। और जो एस्पेस का, जिसको हम एस्पेस कह रहे हैं, उसके जो उसका जो मोटो है वो है ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन रीच वन। मतलब 3 जाइए, उनको सिखाइए, उनका ट्रीटमेंट करिए, तीनों चीजें हैं। तो ये उद्देश्य जो है, हम इस उद्देश्य को, इस मोटो को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं और हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे और आपके माध्यम से विधा पूरे जन
जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलेगी और इसका लाभ पीड़ित मानवता को मिलेगा। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं। हमारे बीच में श्री यादव जी आज के वार्ता करेंगे हम लोगों से। हम लोग सब वार्ता करते हैं, हमारा जो ज्ञान होता है वो हम आपके आपस में बांटने का प्रयास करते हैं। तो ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमारा एक अग्निवेश किताब है, तो उसके हम लोग चैप्टर की बात करते हैं कि उसमें केवल ऑर्गन्स की, हम लोग ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। इन पर थोड़ा सा एक जनरलाइज्ड एक अगर हम लोग को मालूम हो जाए तो हम लोग शायद अधिक सफल होंगे। तो इसीलिए अभिषेक जी से मैं उनका स्वागत कर रहा हूं और उनको इसके लिए मैं शेयर कर दे रहा हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में रेखा जी उपस्थित हो गई हैं, रेखा पाटवाल जी, उनका भी स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। आज अग्निवेश का चैप्टर 6 ऑर्गन एंड देयर कॉरेस्पॉन्डेंस, इसके बारे में बात होने जा रही है। और सर ने मौका दिया है कि मैं भी कुछ जो मैंने पढ़ा समझा पहले दूसरे सेमेस्टर में, मैं वो आपके साथ में शेयर कर सकूं और आपको ही बता सकूं कि मैंने इससे क्या सीखा। हर किताब को जितने भी लोग पढ़ते हैं वो उसे अपने विजन से पढ़ते हैं और सभी कुछ ऐसी चीजें उसमें से लेते हैं जो दूसरों को नहीं प्राप्त होती और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सब नहीं ध्यान दे पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक किताब को पढ़ करके दो लोग दो विजन से सोच सकने की क्षमता रखते हैं। तो मैं जो जानता हूँ, जो मैंने अभी 2 सेमेस्टर्स में पढ़ा, मैं पूर्ण रूप से नहीं जानता, मैं इसको समझता हूँ। और ये विषय जो सर ने दिया, ये विषय बहुत बड़ा है अपने आप में, क्योंकि जो हम ऑर्गन्स पढ़ेंगे, उनके एलिमेंट पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ये हमें लगता है कि हम पढ़ते रहेंगे लाइफ टाइम, ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि मैं इसको जितना डेप्थ में जाके पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ये खत्म नहीं होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरी कहीं त्रुटि होगी या कहीं गलती होगी तो उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी। और सर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर मैं कहीं पर थोड़ा सा भी गलत हूँ, मुझे प्लीज़ करेक्ट करें, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ और सीखता रहूँगा। और सदा मुझे उम्मीद है मैं स्टूडेंट रहूँगा, एक्यूप्रेशर सदा सीखता रहूँ। ईश्वर की दिव्य कृपा बनी रहे, हम सभी इसी तरह से जुड़े रहें। तो आज का जो विषय है, अवयव परिचय एवं सादृश्य। सबसे पहली बात इसमें बोली गई है फेफड़े, लंग के बारे में। इसमें सबसे पहले लंग्स को लेकर के इन्होंने बताया है। क्यों, उसका रीजन यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है। अगर हम समझना चाहें, अगर हम किताब को एक तरफ रख दें, अगर मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से बताऊं, तो जब हमने पहली बार 10 द्रव्य समझे थे तो उसमें 0 से शुरुआत बताई गई थी, तब उसके बाद आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल। तो तब में कोई महाभूत नहीं है, इसलिए वहां पे किसी ऑर्गन का उसके साथ में कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बनाया गया, इसलिए वहां पर कोई प्लॉटिंग नहीं थी। तो उसको छोड़ करके सीधे नंबर 1 पे जो द्रव्य हमने पढ़ा, जो हमारी पुस्तक में दिया हुआ था, वो था आकाश। आकाश के साथ में लंग्स को रखा गया और इसका एक पेयर ऑर्गन था लार्ज इंटेस्टाइन, अभी भी था, क्या वो है, उस समय सदा रहेगा। मैं जो समझ पाया हूँ, शायद मैं इसको आने वाले समय में और समझ पाऊंगा, थोड़ा समराइज करके इसको मैं बोल रहा हूँ कि आकाश में इसको क्यों रखा। मुझे लगता है कि लंग्स को आकाश में रखने का और सबसे पहले रखने का कारण कहीं ना कहीं कुछ ये भी हो सकता है कि जब कोई मनुष्य धरती पर आता है, प्रकट होता है, तो सबसे पहले वो जो क्रिया करता है वो सांस लेता है। अगर उसने सांस नहीं ली तो समस्या, देर में ली तो भी समस्या। आप सब जानते होंगे जो सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर के हैं, उससे सीनियर होंगे, और मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो मुझे बताया गया कि जैसी चीजें काम करती हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति, कोई महिला हो पुरुष हो, जब भी उसका जन्म होता है तो सबसे पहले वो तन से निकल करके आता है, तो उसे आकाश और वायु की आवश्यकता होती है और सबसे पहले वो सांस लेता है। सांस लेने के लिए उसे कहीं ना कहीं, हम किसी न किसी गुब्बारे को फुलाएंगे तो हमें आकाश तत्व की आवश्यकता पड़ेगी और इलास्टिसिटी की भी आवश्यकता पड़ेगी। मैं लंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन एक कंपैरिजन अपनी अंडरस्टैंडिंग से मैं एक बलून को लेके बता रहा हूँ कि अगर बलून है, हम उसे फैलाएंगे तो उसमें 2 चीजों की आवश्यकता है। एक तो उसके अंदर इलास्टिसिटी हो, दूसरी कि उसके आसपास
या उसके बाहर या उसके अंदर आकाशिक गुण वहां पर हो। अगर आकाशिक गुण वहां पर नहीं है तो संकुचन का या फिर अंकुचन का कोई भी क्रिया वहां पे नहीं हो सकता। तो लंग्स के यही मुख्य कार्य यहाँ पे बताए गए हैं संरचना में। मानव शरीर में फेफड़े, फुसफुस, हाँ इसका हिंदी नाम फुसफुस है, जनरली लोग यूज नहीं करते, फेफड़े या तो लंग ही बोलते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे फेफड़ा या लंग यही वर्ड इस्तेमाल करूंगा। ये छाती की हड्डी एवं मेरुदंड के बीच में डायफ्राम के ऊपर होता है। जो मैं अगर कहूँ इसको इजी लैंग्वेज में तो मैं कहूंगा कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, मैं इसको इस तरह से बोलना चाहूंगा कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है यहाँ पर, ये इस थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, डायफ्राम के ऊपर होता है और हमारे नेक रीजन कॉलर बोन से नीचे से शुरू होती है। उसके बाद इसमें उन्होंने बताया है, हाँ बताया उन्होंने चेस्ट कैविटी में, इसको थोरेसिक कैविटी बोल रहा हूँ। फेफड़े के आधार, उन्होंने बताया कि फेफड़े के आधार उदर पटल और शीर्ष ऊपर गर्दन की ओर होता है। हाँ, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की जो नलिका है उसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल से होती है। तो नॉस्ट्रिल से होते हुए वो सेंसेशन पहले नीचे आती है, फिर ट्रैके में जाती है, फिर वो जाकर के अंदर छोटे 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 वहां पर बने होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए और वापस एक्सक्रीशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के। जैसे उनका शेप बहुत छोटा होता है अलवे का, उसको जैसे अंगूर होते बहुत सारे, तो कुछ वैसा ऐसा बना रहता है, छोटी छोटी जगह पर, थोड़ी थोड़ी जगह पर एक कैविटी जैसी बना लेते हैं जहां पर वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, रेड ब्लड सेल्स को देते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज कर देते हैं। फुफ्फुस में एक प्रकार का द्रव्य भरा होता है जो कि फेफड़े को रगड़, चोट और झटकों से बचाता है। फेफड़ों में असंख्य वायु कोष, एयर सैक्स होते हैं, असंख्य। इन्होंने शायद असंख्य इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे हैं, हम उनको मिलियंस या बिलियंस में काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रोम छिद्र होते हैं। वायु कोषों के चारों ओर असंख्य कोशिकाएं, एयर सेल्स लगी रहती हैं जिनके दूसरे किनारे फुसफुसीय सिराएं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन का मतलब यहाँ पे जिन्होंने हार्ट चैप्टर पढ़ा है उन्हें पता होगा, और जिन्होंने हार्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है मैं उनको बताता हूँ। सिराएं वेन्स और धमनियां आर्टरीज, ये दो इनके इंग्लिश में अर्थ हैं। और जब पल्मोनरी की बात आती है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, जो बॉडी में हम यूज हो रहा होता है टर्म्स इनके शब्दों का, पल्मोनरी में चेंज हो जाता है। तो पल्मोनरी वेन्स का मतलब है कि वहां पे शुद्ध वायु ही जाएगी, और आर्टरीज होती तो वहां से अशुद्ध आ जाता, के साथ मिलते रहते हैं, जिससे यह अंगूठे के गुच्छे की भांति दिखते हैं। अंगूर के गुच्छे, सॉरी अंगूठा बोला, अंगूर के गुच्छे की भांति दिखते हैं। इन्हीं वायु कोषों एएसएक्स में हवा भरती है। दाएं फेफड़े बाएं फेफड़े से अधिक चौड़ा होता है। हाँ, इसका रीजन भी है, हमारा जो राइट साइड का चेस्ट होता है वो लेफ्ट साइड के चेस्ट से ज्यादा एरिया लेता है, बिकॉज ऑफ कि उसके पास कोई दूसरा ऑर्गन अगल बगल में नहीं है। डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर दो ही चीजें हैं, या तो लंग्स या फिर हार्ट। और जो हार्ट है वो है तो बीच में, लेकिन स्लाइटली टिल्टेड है लेफ्ट साइड में। तो जब वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है तो लेफ्ट साइड का जो हमारा फेफड़ा होता है उसको प्रॉपर डेवलप करने के लिए एरिया उतना नहीं मिलता है। तो वो अपने आप को उसी माहौल में ढालते हुए वो अपने आप को छोटा ही डेवलप करता है। उसके कंपैरिजन में राइट फेफड़ा हमारा ज्यादा बड़ा होता है, राइट पोर्शन ऑफ लंग हमारा ज्यादा बड़ा रहेगा और इसकी क्षमता भी लेफ्ट के मुकाबले ज्यादा रहती है। तो जिन्हें ये मालूम है वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते मैं चाहता हूँ कि इसे याद रखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको बार बार आगे समझते रहना होगा कि जब कोई हमें बताए कि इस एरिया में पेन है, उस एरिया में दर्द है, तो हमें ये बहुत काम आता है कि चेस्ट का होगा, हार्ट का होगा, किस रीजन का होगा। डायफ्राम के ऊपर ये दो चीजें बहुत ही ध्यान देनी होगी। अच्छा, फेफड़ों की इन्होंने यहाँ पे इनका वजन बताया हुआ कि जो दायां है वो औसतन 520 ग्राम और जो हमारा लेफ्ट साइड का है 430 ग्राम। ये लगभग लगभग 90 ग्राम का डिफरेंस है, जो कि काफी है अपने आप में। फेफड़ों का रंग आयु के अनुसार बदलता रहता है। बाल्यावस्था में लाल, क्योंकि वो एकदम नई अवस्था में, जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके सारे ऑर्गन्स यंग होते हैं, सारे ऑर्गन नए होते हैं और वो डेवलपिंग एज पे होते हैं, इसलिए वो लाल रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। युवा अवस्था में मटमैला,
वो हमारी हो सकता है कि हमारी जीवन शैली या मिट्टियों की वजह से, या फिर जो गैसेस प्रोसीजर हमारे अंदर लंग्स में चलता रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी जा रहा है, अदर गैसेस भी जा रही है, तो उनकी वजह से हो सकता है, या फिर कुछ और भी साइंटिफिक टर्म्स होंगे। मैं इस टॉपिक को खत्म करने के बाद चाहूंगा कि एक बार अविन सर जरूर इस बारे में बताएं कि ये रंग इस तरह से क्यों बदलता है 3 फेज में। एक बार बाल्यावस्था में लाल, युवावस्था में मटमैला, और वृद्धावस्था में कालिका लिए हुए गहरे नीले रंग का हो जाता है। फेफड़े लचीले एवं रबड़ की तरह फैलने वाले होते हैं। अगर ये फैलेंगे नहीं तो सांस लेना मुमकिन नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग लगभग सभी जितने भी जानवर, मनुष्य या जंतु जिनके पास फेफड़े हैं, उन सभी के फेफड़ों में फैलने की, सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है, अन्यथा सांस लेना संभव नहीं हो सकता। जो चीज एकदम स्थिर हो गई, पत्थर की तरह मूवमेंट नहीं कर सकती, तो वहां पे सांस का आना जाना संभव नहीं है। इनके कार्य, फेफड़ों के कार्य थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं। फेफड़ों का मुख्य कार्य हृदय से आए हुए अशुद्ध रक्त को शुद्ध करना है। फेफड़े का सबसे बड़ा काम यही है कि उसको जो ब्लड मिलता है हार्ट से, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको चेंज कर देते हैं। वो वहां पर आ करके उसको ऑक्सीजन, नया एयर दे करके पुराना जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी विषैली चीजें उनको गैसेस फॉर्म में मिलती है, लंग्स उसको बराबर बाहर करता रहता है 24/7 बिना रुके। फुसफुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी द्वारा फेफड़े में रक्त से जो अशुद्ध रक्त आता है, ये फेफड़े में हृदय से जो अशुद्ध रक्त आता है, उसमें फेफड़े में अशुद्ध वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर ऑक्सीजन भर देते हैं, जिससे अशुद्ध रक्त शुद्ध हो जाता है और पुनः वह रक्त हृदय में पहुंचकर रक्त वाहिनियों के माध्यम से संपूर्ण शरीर में संचरण करता है। तो इनके हिसाब से छोटी सी यहाँ पे इन्होंने डिफिनीशन दी, पर ये बहुत बड़ा काम है अपने आप में कि जो हमारे फेफड़े हैं वो 24/7 काम करते हैं। वो ऐच्छिक है, अनैच्छिक है। मैं चाहता हूं आप ये भी समझें कि हम अपनी सांस को लोग लंबा खींचते हैं जब प्राणायाम करते हैं। अनैच्छिक इसलिए कहूंगा कि जब हम डरते हैं, भागते हैं, तो हमें पता नहीं होता, पर हमारी ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है, तो हमारे फेफड़े जल्दी जल्दी पिचकते हैं, जल्दी जल्दी फूलते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो ये 2 तरह से काम करता है, अनैच्छिक भी, अनैच्छिक भी, ऐच्छिक भी, सॉरी। मुख्य रोग, अगर इससे होने वाले रोगों की बारे में बात किया तो मुख्य रोग इन्होंने बताया, हो सकते हैं इससे ज्यादा, लेकिन मुख्य रोग में इन्होंने बताया है कि सहयोग अवयव, बड़ी आंत के रोग, श्वास के रोग, निमोनिया, प्यूरिस, दमा, चर्म रोग, बालों के रोग। हाँ, बालों में और स्किन में लंग्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि अगर ब्लड में कहीं गंदगी आती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर के पूरे बॉडी में जाएगी, कहीं और दिखे ना दिखे, बट वो बाहर स्किन पे तो जरूर दिखेगी, अंदर के ऑर्गन को हम नहीं देख सकते। रात्रि में पसीना आना, नाक संबंधी रोग, स्वर यंत्र संबंधी रोग, अंगूठे के रोग, एलर्जी, खांसी, फेफड़े में संक्रमण जैसे टीबी, और भी तरह के संक्रमण हो सकते हैं, पर इन्होंने टीबी बताया। और संक्रमण जैसे अभी कोरोना आया था, वो भी एक वायरस ही है, माइक्रोबैक्टीरियल वायरस था कोरोना, वो भी हमारे लंग को ही अफेक्ट कर रहा था, वैसे जैसे कि टीबी करता है। अभी जितने लोग जुड़े हैं, अगर वो लंग्स के बारे में कुछ मैंने कहीं पर कुछ गलत बोला हो तो उसे करेक्ट करना चाहें तो प्लीज, और अगर कुछ पूछना चाहें, जिन्हें कुछ नहीं इसमें समझ में आया, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, पूछना चाहें तो प्लीज। और या फिर मैं इसके पेयर ऑर्गन से मेरा मतलब ये है कि आयुर्वेद ने एक तत्व में 2 ऑर्गन रखे हैं हमारे शरीर के, 2 हिस्से, और बहुत मुख्य 2 हिस्सों को हर 5 तत्व में इन्होंने रखा। और जैसे भी रखा गया है, मैंने इस पे देखा कि सिर्फ मेथी पट्टी बांध करके उस तरह की चीजों पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैं जैसे चैप्टर खत्म होगा, मैं एक छोटा सा आपको अपना एक्सपीरियंस खुद बताऊंगा। अब हम आ रहे हैं इसके पेयर ऑर्गन पे। संबंधी ऑर्गन जो है लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी आकाश तत्व, महाभूत इसका आकाश तत्व है, फेफड़े का सहयोगी है। छोटी आंत इलियम, इलियम जहां पर खत्म होती है छोटी आंत पर समाप्त होती है, वहीं पे बड़ी आंत के पहले हिस्से के सीकम, सीकम वो जंक्शन है जहां पे छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में जुड़ती है, और उसके बाद बड़ी आंत के अपने 3 हिस्से 4 हिस्से बड़े शुरू हो जाते हैं। इन दोनों आंतों के संधि के इलियोसिकल
संधि कहते हैं। सीकम के निम्न भाग में पूंछ की भांति वाला भाग आंत पूंछ अपेंडिक्स कहलाता है। ये बहुत जरूरी चीज है, जो जानते हैं वो भी, और जो जान रहे हैं मैं उनको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि अपेंडिक्स बहुत जरूरी है, एक तो हमारी बॉडी के लिए। दूसरा, अगर अपेंडिक्स में पेन उठता है या उस रीजन में पेन उठता है, जो जानते हैं जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, तो हमें इसे कभी भी ऐसे नहीं लेना है कि गैस का हो गया है या इस तरह का हो गया है। अगर हमें थोड़ा सा भी लगता है, कुछ संदेह होता है या कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, तो अपेंडिक्स एक बहुत ही ऐसा डेंजरस ऑर्गन है जो हमें बहुत कम टाइम देता है खुद को रिकवर करने के लिए, क्योर करने के लिए टाइम ज्यादा हमें नहीं देता। ये अगर हम शुरुआत में अर्ली स्टेज में समझ पाए अच्छी डायग्नोसिस से तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम अच्छे थेरेपिस्ट है तो। अदरवाइज हम थोड़ी सी लापरवाही कर देंगे तो अपेंडिक्स मौका नहीं देता। इसे याद रखना है, ये बड़ी आंत का हिस्सा है और बड़ी आंत में इसका एक मुख्य रोल है, जो कि मैंने आगे जाकर के कई किताबों में पढ़ा और यहाँ पे उसके बारे में नहीं दिया है, तो जो है मैं उसी बारे में बात करूंगा यहाँ पर। यहीं से बड़ी आंत ऊपर की ओर लीवर के निम्न भाग तक जाती है, यानी नीचे से, यानी आप ये समझ लीजिए जिसे हम पेल्विक रीजन कहेंगे, पेल्विक रीजन से ऊपर लीवर तक ये आती है, उसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन, क्योंकि ऊपर जा रही है। इसमें प्रोस्टेल्टिक मूवमेंट के माध्यम से जो भी खाना हमारा पच चुका होता है, पचने के बाद ही, मुझे लगता है 80% पचने के बाद ही खाना बड़ी आंत में जाता है, और फिर वहां से फिर वो प्रोस्टेल्टिक मूवमेंट के द्वारा वो तैयार होता है मल के रूप में, और ये बहुत मुख्य काम पूरा करता है। और हम इसको आकाश तत्व में पढ़ रहे हैं, तो ये भी ध्यान देना है कि सुबह इसमें आकाश तत्व बनना चाहिए, इसको खाली होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये खाली नहीं हुआ, जिसको कॉन्स्टिपेशन हुआ, आकाश तत्व में डिस्टर्बेंस आया, तो बहुत सारे रोग यहीं से शुरू होते हैं। तो इसे मैं भी बहुत मॉनिटर करता हूँ अपने लिए भी, और कभी कोई कहता है कोई परेशानी तो उसके लिए भी, और सभी को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए बड़ी आंत पर। बड़ी आंत के इस भाग जो कि हमारा लीवर से स्प्लीन के नीचे तक जाता है, उसे हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं, और उसके बाद जो वहां से नीचे तक जाता है उसे हम डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। कॉलन एक शब्द है जो हम बड़ी आंत के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुनः दाहिनी ओर पेल्विस कैविटी, पेल्विस कैविटी का मतलब है कमर, पीछे बटक बोलते हैं ज्यादातर इन जनरल लैंग्वेज में, और आगे का एरिया जिसे हिंदी में पेड़ू, बहुत लोग पेड़ू बोलते हैं कि नाभि के नीचे पेड़ू में पर हमें पेन है या किसी तरह की तकलीफ है, तो उस एरिया में आकर के ये फिर से एक बार टर्न होती है और घूम करके नीचे ये मल द्वार से जाकर के जुड़ जाती है कॉलन, और उसे हम बोलते हैं सिग्मॉइड कॉलन। सिग्मॉइड कॉलन का सबसे अंतिम भाग होता है रेक्टम, जिसे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि वो मल की थैली है। मल की थैली वहां पे आती है, हमें सेंसेशन इंपल्स मिलते हैं, और फिर हम अपना पेट साफ करते हैं, जिससे कि हमारी आंतों में वापस से आकाश तत्व का बैलेंस होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बड़ी आंत उधर छोटी आंत को चारों ओर से घेरे हुए, हाँ ये है, तो बड़ी आंत चारों तरफ मूव करती है, बट ये छोटी आंत को अपने अंदर रखती है। आप कभी भी इसका डायग्राम कहीं पर आप देखोगे तो आप पाओगे कि बड़ी आंत एकदम साइड से जाती है, चाकोर शेप में, जैसा लगेगा कि स्क्वायर है, और उसी के बीच में बहुत सारे आपको छोटी आंतें दिखेंगी कि ऐसा जैसे नूडल्स हम खाते हैं कभी, चाउमीन वगैरह, तो वो आपस में रहता है स्ट्रक्चर, वैसे ही उसका देखने में टेक्सचर आता है कि हाँ ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है बीच में है, कॉलन हमारी साइड में जाकर के नीचे आ रही। तो ये मैं आकाश तत्व के बारे में बता रहा था। इन दोनों जगह पर आकाश तत्व होना बहुत जरूरी है। आकाश तत्व बिना पैदा हुए वहां पे वायु कार्य नहीं कर सकती। जहां पे आकाश तत्व नहीं, वहां वायु किसी तरह का मूवमेंट नहीं कर सकती। कोई भी गैसेस फॉर्म हो, मैं ये नहीं कह रहा ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कोई भी गैसेस फॉर्म की वायु हो, वो वहां पे किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकती अगर आकाश तत्व ना हो। तो ये आकाश तत्व, इसका मैं, हाँ इनके काम, बड़ी आंत का जो प्रमुख काम, जल तत्व को शोषण करके, हाँ जल तत्व का शोषण होता है, क्योंकि जब तक हम जो खाते हैं, जो लुगदी बनती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बहुत ही गीली होती है और पानी से भरी होती है, और जब वो बड़ी आंत में जाती है तो बड़ी आंत का सबसे पहला काम होता है कि वो अननेसेसरी वाटर को, जिसको लगता है कि ये बाहर हमें नहीं भेजना, उसको अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और वो स्टूल के साथ में, हमारे मल के साथ में सिर्फ और सिर्फ इतना ही पानी रखता है, जिससे कि उसे पास करने में परेशानी ना हो, जब तक हम अपने शरीर को बैलेंस रख रहे हैं।
अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल या किसी चीज में डिसबैलेंस की तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि हमें बहुत टाइट मल होता है। ये बड़ी आत का ही काम है और उसे हमें बहुत ही ध्यान देना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। बहुत जरूरी होता है। अगर हम स्टूल पे ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उससे शुरू होती हैं, भले ही वो 5 साल बाद मैनिफेस्ट हो। इसमें संबंधी रोग हैं गले में सूजन, आंतों में सूजन, अपेंडिसाइटिस और कुछ मुख्य रोग लिखने मुख्य रोग भी दिए हैं। इसके सहयोगी अवयव फेफड़े के रोग, कब्ज। कब्ज सबसे बड़ी बीमारी है। कब्ज कब्ज का अगर मैं कहूं तो कब्ज के बारे में जो मेरा अपना अनुभव जो विजन रहा है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप मेरे अनुभव को जाने। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कब्ज का होना हमारी मेंटल स्टेटस पे ज्यादा निर्भर करता है। मैंने खुद में पाया है कि जब मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ किसी भी विषय में या किसी भी चीज को लेकर के, तो मैंने खुद में पाया है कि मुझे पेट उतने अच्छे से क्लीन महसूस नहीं होता। मुझे स्टूल पास करके आने के बाद मॉर्निंग में एक जो एनर्जी महसूस होती है वो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं है, और मैं नोटिस करता हूँ कि उस टाइम में अपसेट रहता हूँ। जैसे वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं मैंने महसूस किया कब्ज धीमे धीमे, अपने आप नहीं, धीमे धीमे एकदम से धीमे 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 कब्ज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और कब्ज मुझे एक टाइम पे थी और मैंने महसूस किया इसका मेंटल स्टेटस के साथ बहुत ज्यादा लेना देना है। अतिसार जिसको हम डायरिया कहते हैं, क्योंकि अगर उसने पानी एब्जॉर्ब नहीं किया तो अतिसार, सार यानी रस और अति मतलब उसकी अति हो जाएगी। अगर लार्ज इंटेस्टाइन ने इसको ऑब्जॉर्व नहीं किया तो वो पानी के फॉर्म में एकदम लिक्विड फॉर्म में, बहुत लोग कहते हैं कि डायरिया हो रहा है, काला वगैरह में आपने सुना होगा कि एकदम वाटरी स्टूल हो रहा है। त्वचा के तो त्वचा का सुखपन, खैर यहाँ पे सुखपन लिखा, हाँ जी मैम। सर जैसे भी आपने बताया ना कि इसका मेंटल स्टेटस पे बहुत असर होता है, इसका जस्ट अपोजिट भी बहुत लोगों में होता है जी। जिस इसका जस्ट अपोजिट भी होता है। कभी कोई बहुत स्ट्रेस वाली चीज आ गई तो बहुत सारे लोग पॉटी के लिए जाते हैं, उनको लूज मोशन होने लगता है, ऐसा भी कुछ है हाँ सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक वर्ड में एक टर्म बनाओ तो इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रेन और इंटेस्टाइन का एक एक्सिस हो सकता है कि इंटेस्टाइन गड़बड़ होगी तो ब्रेन को अफेक्ट कर देगी। ब्रेन अफेक्ट हुआ या हमारा माइंड, मैं ब्रेन की बात भी नहीं कर रहा हूँ, माइंड की बात कर रहा हूँ, कि हमारे मन या स्वभाव में कोई भी बदलाव महसूस हुआ हमें तो उसका असर कहीं ना कहीं गट पे जाता जाता है। ये मैंने खुद में अनुभव किया। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ और अपने विजन बता जो मैंने देखा, खुद में देखा कि जब जब मैं बहुत अपसेट रहता हूँ तो एक तो भूख खत्म होती है और भूख खत्म होने के बाद कब्ज भी हो जाती थी। और ये अतिसार भी हो सकता है कि कभी कभी लोग एकदम से नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं तो कहते हैं मुझे स्टूल का मोशन आ गया है, भागते हैं। कभी किसी को कहीं अचानक से कहते हैं कि जल्दी रेडी हुई है बाहर चलना है, तो कुछ लोगों को आप नोटिस करेंगे पहले कहेंगे रुको 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 मैं अभी वॉशरूम से होके आ रहा हूँ। तो ये मेंटल, हाँ इसका मेंटल स्टेटस से लेना देना तो है और मुझे लगता है कि काफी हद तक लेना देना रहता है, डिस्टर्ब कर सकता है। चाइनीज कंसेप्ट को याद रखिए। चाइनीज कंसेप्ट में हृदय सभी भावों का नियंत्रक है। जी जितने भी भाव है, चाहे क्रोध हो, चाहे उदासी हो, चाहे आपको भय हो, सबका अलग अलग तो ऑर्गन है, लेकिन हार्ट सबका नियंत्रक है। और हार्ट से जुड़ी है स्मॉल इंटेस्टाइन, और हार्ट के और लंग्स के सेंटर एक ही है, मेडुला। और उसका एलआई और एसआई दोनों उसके पार्ट है, हार्ट और लंग्स के। तो इसलिए 4 ऑर्गन अपने साथ ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब भी कभी ऐसी कोई भी भावना आएगी, डर होगा, भय होगा, आपको कहीं अचानक कोई घटना घट जाएगी, उन सब में एसआई और एलआई और हार्ट और लंग्स 4 का असर होगा। ये चाइनीज में कहा हुआ है, उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन आप देखिए, पूरा बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक, चलिए आगे। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। आगे दिया हुआ है ये सुखपन लिखा हुआ है, यहाँ पे सूखापन होना चाहिए था, सुखपन है। त्वचा में सूखापन आ जाना, दांतों के रोग, त्वचा पर उपस्थित रोम संबंधित रोग, भोजन जन्य एलर्जी, साइनस, टॉन्सिल, प्रदाह यानी टाइनस में सूजन हो जाना, नासिका में प्रदाह या इन्फ्लेमेशन, दोनों के लिए प्रदाह शब्द मैंने इस्तेमाल होते देखे। छींक रोग यानी किसी को बहुत ज्यादा छींक आ रही है बार बार, या फिर इस तरह से आ रही है कि वो अनबेरेबल है। मैंने कुछ लोगों को देखा है छींकते हैं तो अनबेरेबल होता है, उनको पेन होने लगता है थोड़ी देर में छींकते छींकते।
उच्च ज्वर, बहुत तेज बुखार, सर्दी, जुखाम, कोलाइटिस, आंत का प्रदाह, और जिसको पाइल्स बोलते हैं, बवासीर, अपेंडिसाइटिस या अपेंडिक्स का प्रदाह हिंदी में बोल सकते हैं, बड़ी आंत में सूजन, कृमि यानी वॉर्म्स, जो अक्सर छोटे बच्चों को देखा जाता है, क्योंकि वो कुछ भी खाते रहते हैं, तो कभी कभी मिट्टी भी खा लेते हैं, कुछ गंदी मिट्टी भी खा लेते हैं, तो उनके पेट में वॉर्म्स आ जाते हैं। गांठ, आंत का उतरना, बगंदर, गुदा का फटना, कांच यानी म्यूकस का निकलना, ये सारे मुख्य रोग हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारा दूसरा महाभूत है यहाँ पे पार्थिव। पार्थिव के बारे में मैं कहूंगा कि इसमें अपने 5 तरह की जो हमें बताई जाती हैं तन्मात्राएं होती हैं। तो इसमें 5 तरह के गुण होते हैं, जैसे कि आकाश के साथ में बोलूं शब्द, जिन्हें पता है उनको ये रिवाइज हो गया होगा अभी कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो जिनको नहीं मालूम होगा या जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या जो इस वीडियो को भविष्य में कभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि अब मैं अगर आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, इसमें 2-3 चीजें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि जो पृथ्वी महाभूत है उसके पास अपनी 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। जो भविष्य में इस वीडियो को कभी कहीं से देख रहे होंगे और या अभी जो देख रहे हैं, तो अगर मुझसे क्वेश्चन भी करेंगे इस बारे में, तो एक बार मैं बात करूंगा। पार्थिव तत्व है, इसको मैं बताता हूँ, इसके बारे में चलते हैं, इसमें पढ़ते हुए देखते। नीचे, आमाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अवयव है जो ग्रास नली इसोफेगस से जुड़ा होता है। यह डायफ्राम रेखा से नीचे शरीर के बाईं ओर, हाँ ये याद रखना है कि डायफ्राम के नीचे है ये, डायफ्राम के ऊपर अगर कुछ मिलेगा कुछ भी तो सिर्फ वो इसोफेगस है और कुछ नहीं है जो हमारी जीआईटी से रिलेटेड हमें डायफ्राम के ऊपर मिलता हो। डायफ्राम का सबसे ज्यादा असर लंग्स एंड हार्ट पे रहता है। हाँ एक चीज है जो जीआईटी से तो जुड़ी है पर डायफ्राम के ऊपर है, ये मैंने काफी समय के बाद ध्यान दिया, इसोफेगस, ग्रास नली जिसे बोलते हैं। पपीते के आकार का आमाशय होता है जो कि लगभग 25 से 30, इन्होंने नहीं लिखा हुआ है कि ये इंच है या सेंटीमीटर है, लंबा तथा 13, मुझे लगता है सेंटीमीटर को लिखना चाहिए था या इंचेस में होना चाहिए था, इंचेस में तो बहुत ज्यादा होगा, ये सेंटीमीटर होना चाहिए मेरे हिसाब से, सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं। अगर सर मैं सही हूं तो, अगर नहीं हो तो सर आप करेक्ट करिएगा, सेंटीमीटर है या फिर ये इंचेस में, सेंटीमीटर मुझे लगता है। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं कि इसकी विड्थ होगी, चौड़ाई होगी। ग्रास नली, इसोफेगस और अमाशय की संधि जहां पे ये मिलते हैं उसको कार्डिया, वहां से अमाशय हमारा शुरू होता है, ये याद रखना, अमाशय शुरू होता है कार्डिया से और इसका अंतिम सिरा पाइलोरस होता है, और पक्वाशय जो इससे जुड़ा होता है वो होता है ड्यूडेनम, वहां पे हमारा अमाशय खत्म हो जाता है। अमाशय है तो छोटा सा, पर उसके बहुत सारे काम होने की वजह से उसके कई हिस्से कई नाम से जाने जाते हैं। तो कार्डिया से शुरू होता है जो कि इसोफेगस से जुड़ा है वहां पे, उसके बाद वो जहां पे इंड हो रहा है उस एरिया का नाम इन्होंने रखा अमाशय में पाइलोरस, और पाइलोरस जिस हिस्से से जुड़ता है छोटी आंत की उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, हिंदी में बोलेंगे इसको पक्वाशय। इसके कार्य, ग्रास नली से अमाशय में भोजन के पहुंचने पर अमाशय के अंदर की झिल्लियों में अंकुचन और प्रसारण शुरू हो जाता है। हाँ अगर अंकुचन और प्रसारण नहीं होगा तो खाना ना ही थोड़ा सा मूव करेगा, और जो हम खाते हैं उसे आपस में लुगदी बनाना, जैसे किसी चीज को आपस में हम मिक्सी में डालते हैं तो मिक्स होने लगती है, एक चीज दूसरे में, दूसरी चीज तीसरे में, तो वो होना बहुत जरूरी है, उसके लिए एंजाइम्स भी अपने रिलीज करते हैं। लगभग 4 घंटे तक अमाशय में भोजन चर्निंग के क्रिया चलती रहती है। ये ऐसे ऐसे कुछ आप समझ लो कि थैला होता है, सिकुड़ता पचकता रहता है एंजाइम्स रिलीज करते हुए, और वो जितना ज्यादा इस मूवमेंट को करेगा उतनी ही उसे हेल्प मिलेगी। ज्यादा एंजाइम, चाहे वो पेप्सिन हो, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज कर रहा हो, पर वो जितना ज्यादा मूवमेंट में रहता है उतना, इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना चाहिए, क्योंकि सारा ब्लड तो आ जाता है स्टमक के पास, उसको काम करना होता है, इसलिए थोड़ी देर आराम करना चाहिए खाना खाने के बाद, 1 घंटे बाद ही कुछ मेहनत वाला काम करना चाहिए। अमाशय की झिल्लियों में रेनिन और पेप्सिन नामक पाचक रसों का स्राव होता है जो प्रोटीन को प्रोटोन में बदलने में सहायक होते हैं, और प्रोटोन से फिर वो प्रोटीन में बदलता है, उसके बाद वो अमीनो एसिड में
बदल जाता है। सबसे मुश्किल पाचन अगर शरीर में किसी का होता है तो मुझे लगता है प्रोटीन का होता है, और इसकी शुरुआत होती है स्टमक में, और पाचक रस ये स्टमक जो निकालता है, रेनिन, पेप्सिन, ये सब उसकी सहायक रस हैं जो उसको पचाना शुरू करते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पेशली मुझे लगता है प्रोटीन को मेंशन किया है और कोई चीज में नहीं बताई। अमाशय में स्रावित अम्ल, क्योंकि ये एसिड होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो एसिडी होगी, के माध्यम से आहार एक लसदार गाढ़े रस के रूप में परिवर्तित होकर पक्वाशय यानी ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। इसके प्रमुख रोग, सहयोगी अवयव इसका प्लीहा यानी स्प्लीन, जिसको बहुत लोग तिल्ली की भाषा या तिल्ली के नाम से जानते हैं। बहुत लोग मेरे गांव में भी, मेरे रिश्तेदार में, उनको जब मैं इस बारे में कई बात होती है, किसी को कोई परेशानी होती है, वो तिल्ली शब्द इस्तेमाल करते हैं। इसको हिंदी में प्लीहा बोलेंगे और इंग्लिश में स्प्लीन। से संबंधित रोगों के अतिरिक्त अमाशय, प्लीहा एवं पैनक्रियाज का असंतुलन, बेचैनी, वक्षस्थल की तकलीफ, स्तन के रोग, मासिक स्राव संबंधी तकलीफ, शरीर के निचले भाग का लकवा और मसूड़ों में सूजन, दंत क्षय। अब देखिए मैंने आपसे बताया था कि इसमें कुछ चीजें हैं, अगर किसी के मन में क्वेश्चन है तो कर सकता है कि ये पेट का काम जो था, इसका मासिक पर, स्तन पर या बेचैनी, मन पर, हर जगह असंतुलन, और 2-3 ऑर्गन जो इसके बगल अगल जो भी है, स्टमक के साथ में स्प्लीन और उसके जस्ट नीचे पैनक्रियाज, ये उसको डिस्टर्ब आराम से कर सकता है। इतनी क्षमता होती है, और बैलेंस रखने की भी क्षमता रखता है अपने आप में। पैरों के ऊपरी भाग में दर्द, जोड़ों का दर्द, होठों में सूजन, विशेषता ऊपरी होंठ में, या फिर डकार आना, अपच होना, जिद की प्रवृत्ति, कब्ज और अतिसार। ये जरूरी नहीं इंटेस्टाइन से हो, स्टमक से भी शुरू हो सकती है। किसी भी तरीके का अगर एंजाइम रिलीज नहीं होता है, किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमें जरूरत है जिसकी, जो नहीं मिला, तो हो सकता है वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से आगे जाकर के कब्ज या फिर डायरिया में भी बदल सकता है। और पेप्टिक अल्सर, जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, एक ओवर ऑफ टाइम उसको कई तरह के अल्सर्स भी इसी हिस्से में मिलते हैं, और ज्यादातर मैंने जो पाए वो डियोडेनम के पास में, वहां ऊपर कार्डियक एरिया में नहीं, डियोडेनम के पास में ज्यादा मैंने देखा लोगों को रहता है। सर इसको थोड़ा सा हम स्लाइड कर देंगे आप। यस, क्या हुआ, हो नहीं रहा क्या? नहीं, मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा था और नीचे स्लाइड कर दें आप, क्योंकि स्क्रीन पे अभी भी अमाशय का ही चित्र आ रहा है। एक से मैं कर रहा हूँ, कोई देख रहा हूँ कि मेरा हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, जो इसको अभी देख रहे हैं इस डायग्राम को, उसमें आप लोग एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। डायफ्राग्राम लाइन आपको दिख रही होगी चेस्ट के जस्ट नीचे, वहां पे आप देखेंगे तो सिर्फ इसोफेगस है, जीआईटी का सिर्फ एक ही हिस्सा ऊपर है, बाकी सारी चीजें डायफ्राग्राम के नीचे। तो डायफ्राग्राम डिस्टर्ब होने पर डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए कभी कभी खाने के तुरंत बाद नहीं चलना है, 1 घंटे बाद चलना भी जरूरी है। अगर नहीं हम चलेंगे तो भी इनडाइजेशन। तो चलने का और आराम करने का एक बैलेंस जो कि हमें आयुर्वेद सिखाता है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। नीचे जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा है, देख रहा हूँ क्या अंतर आ गया। इसका मूवमेंट जो है, डिस्टर्बेंस हो गया, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, शायद ऊपर नीचे बढ़ गई। ओके सर, अगर ये यहाँ पर स्लाइड नहीं होता है, अच्छा हो और तो बड़ा कर दो, बड़ा, ये छोटा छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है। छोटा आ रहा है, साइज बढ़ रहा है। ठीक है सर, इसको इसी साइज में शो करते हैं। नहीं नहीं, हाँ हो जाएगा, ठीक ठीक है, अब आ रहा है, दिख रहा है ना? हाँ सर, अभी आ रहा है सर, ऊपर कर दिए। प्लीहा भी, स्प्लीन हमारी ऊपर है थोड़ी सी, हाँ स्प्लीन, ये तो अमाशय इसके नीचे से। अरे नीचे
हाँ, इसके बाद ही है सर, जस्ट सेकंड पेज, नेक्स्ट पेज। ये सर हमारा जो महाभूत है पार्थिव अर्थ एलिमेंट, इसके साथ में एक और ऑर्गन आयुर्वेद ने हमें बताया, स्प्लीन, जो कि चाइनीज एक्यूप्रेशर में बहुत बड़ा इसका अपना रोल है, बहुत मुख्य है और बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। इसकी बहुत सारी फंक्शन और बहुत जगह पर इसके बारे में बात की जाती है चाइनीज में। आयुर्वेद में भी इसके बारे में काफी कुछ चीजें बताई गई हैं, पर उतना ज्यादा नहीं है। ये इसको एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, इस तरह से माना है। और ये अमाशय से चिपका हुआ जस्ट उसके बगल में रहता है, जो कि अमाशय का है, अमाशय का सहयोगी अवयव है, अमाशय के साथ में रहता है हमेशा और डायफ्राग्राम के नीचे रहेगा। और हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड में लीवर है तो वहां पर जगह है नहीं कोई ऑर्गन आ सके, इसलिए लेफ्ट साइड में रहता है अमाशय के साथ में हमारी बॉडी में। तो इसकी संरचना के बारे में बताया इन्होंने यहाँ पे, एक बार देख लेते। प्लीहा अमाशय के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में रिब केज, हम इसको रिब केज कह सकते हैं रिब्स की वजह से, थोरेसिक कैविटी भी बोल सकते हैं, चेस्ट रीजन भी या चेस्ट केज भी बोल सकते हैं। हम इसको कई नाम ले सकते हैं, लेकिन रिब केज मुझे अच्छा नाम लग रहा है यहाँ पे, तो रिब केज इस्तेमाल करूंगा। के नीचे स्थित एक ग्रंथि है और गहरे भूरे रंग के इस अवयव का वजन लगभग 130 से लेकर के 140 ग्राम होता है। इसकी बनावट स्पंज की भांति होती है। इसके प्रमुख कार्य, प्लीहा एक प्रमुख कार्य पेनक्रियाज की सहायता से भोजन पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाता है। अस्वस्थ लाल उधिर कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। स्प्लीन को इसीलिए बोला है कुछ मेडिकल टर्म्स में कि वो ग्रेव यार्ड है आरबीसी का, ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान हिंदी में बोलूँ तो, कि वहां पर जब 120 दिन, अगर सर मैं गलत नहीं हूं तो, मैं गलत नहीं हूं अगर, कि 120 दिन में आरबीसी डेड होने लगती हैं, उनका टाइम ओवर हो जाता है, तो जब 120 दिन में नष्ट होती हैं तो वो जाकर के कई बार जो नष्ट होने वाली होती है वो जाकर के स्प्लीन के पास में, उसको हम हिंदी में प्लीहा बोल रहे हैं, वहां पर जाकर के नष्ट होती हैं और वहां पर टूट करके वो अलग काम के लिए कुछ हिस्सा उसका लीवर के पास जाता है, कुछ कहीं और जाता है। तो इसको हम ये मान सकते हैं ग्रेव यार्ड, यानी वहां पर वो हिस्सा जहां पर जाकर के पुरानी सेल्स आरबीसी खत्म हो रही है और नई रक्त कणिकाएं, कौन सी, श्वेत कणिकाएं, हमारा जो इम्यून सिस्टम का बेस है जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, उसके बनने का प्रमुख स्थल वहां पर, और बहुत ही जरूरी है ये। अगर ये नहीं होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में रेड ब्लड सेल्स भी हार्म करेंगी, बहुत कम मात्रा में व्हाइट ब्लड सेल्स भी हार्म करते हैं। मैंने कई लोगों का सुना है कि उनको कई प्रॉब्लम्स हुई, डॉक्टर ने कहा स्प्लीनोमेगाली है, निकाल दिया, और बाद में उन्हें हमेशा जुकाम बुखार सर्दी कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता है। तो ये हमें बहुत इसको ध्यान में रख के चलना चाहिए कि बहुत बड़ा काम है इसका हमारी बॉडी में स्प्लीन का। इसके प्रमुख रोग, सहयोगी अवयव अमाशय से संबंधित रोग हैं, खून में खराबी, अपच, प्रजनन अंगों में तकलीफ, चर्म के रोग, मोटापा, जलोद, सूजन, रोग की प्रतिरोधक क्षमता, जैसे मैंने बताया भी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता स्प्लीन का बहुत बड़ा हाथ है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। बहुत लोगों ने ऑपरेट करके निकलवाया और वो हमेशा बीमार में उनको पाता हूँ। कहास होना, नाभि क्षेत्र का असंतुलन, एनीमिया, डायबिटीज, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन या फिर श्वास रोग, अनिद्रा, भूख की कमी, एक्जिमा, प्लीहा में सूजन जिसको हम इंग्लिश में स्प्लीनोमेगाली और या फिर इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा में सूजन या फिर इन्फ्लेमेशन भी बोल सकते हैं, वृद्धि एवं दर्द, कोलेस्ट्रॉल आदि, ये इतनी सारी चीजों को इफेक्ट कर सकता है। और ये सारी चीजें कोई छोटी बीमारी नहीं है, मैंने इन बीमारियों को देखा है, डायबिटीज आती है तो जाती नहीं है। तो इतना प्रमुख ऑर्गन है, इसको जरूर ध्यान में रखना है। कोई भी रोगी हो या कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है, तो अगर वो कभी स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है तो इसकी भी जानकारी सभी को रखनी है। और जो मुझे सुन रहे हैं क्वेश्चन करना चाहे कर सकते हैं, और या फिर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। सर स्लाइड कर दीजिए, सर टाइम भी देखना है मुझे, 6:30 सर बहुत ज्यादा मैं बोलता जा रहा हूँ और टाइम कम है, चैप्टर बड़ा। हार्ट, इसका महाभूत है वायु और इसका पेयर ऑर्गन है छोटी आंत। हार्ट के बारे में सभी जानते हैं कितना जरूरी है।
हार्ट 24/7 मूवमेंट में रहता है, और जितनी चीजें वायु से संबंधित है, जहां पर वायु है वो मूवमेंट में ही रहेगा। अगर वो मूवमेंट में नहीं है तो वहां वायु की उपस्थिति हम नहीं मान सकते। तो वायु का मतलब है कि चीजों का चलायमान होना वायु का अपना एक गुण है, और इसकी तन्मात्रा है स्पर्श, यानी इसको महसूस हम स्पर्श के ही माध्यम से कर सकते हैं। तो हम हमेशा देखते हैं कि हम सोते रहे, जागते रहे, हम बच्चे थे, हम बड़े हो गए, बुढ़े हो गए, पर हमारा हार्ट पंप करना नहीं छोड़ता है। वहां पे लगातार एक गति बनी रहती है, उसी गति से वहां पर हार्ट की पंपिंग लंपिंग होती रहती है। ये वायु के प्रभाव से। वायु होती तो पूरे शरीर में, पर इस महाभूत को हार्ट से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि बॉडी का और कोई अंग इतना ज्यादा एयर से ज्यादा डोमिनेटेड नहीं है जितना हार्ट है, क्योंकि हार्ट को सबसे ज्यादा एयर का डोमिनेटेड माना है, क्योंकि जितना भी ब्लड आपकी बॉडी में 120 की प्रेशर से ढकेला जा रहा है और 80 के प्रेशर से वापस आ रहा है, ये सारा जो प्रेशर का काम है, ये गैसियस एक्सचेंजेस जो हम लंग से कर रहे हैं, ये सारी चीजें वायु के ही माध्यम से होंगी। अगर वातावरण में वायु नहीं है तो ये नहीं हो सकता। और हमारे शरीर में भी अगर वायु नहीं है, खत्म हो जाती है। कहते हैं मरने के बाद शरीर भारी हो जाता है, क्योंकि कुछ उदान वायु, कुछ वायु निकल जाती हैं, हल्का हो जाता है, भारी हो जाता है, भारी होता है शरीर। तो जो हमारी जो वायु है, वायु हार्ट को महाभूत इसलिए मैं समझता हूं, मैं अपने विजन और अपने नॉलेज से बताना चाहूंगा कि वो पूरे बॉडी में जब भी हम हाइपरटेंशन में होते हैं तो बहुत तेज से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, सिस्टोल बढ़ रहा है, डिस्टोल बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। हम कमजोर हो गए, हम कुछ खा पी नहीं रहे, हम एक ही जगह बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ खाते भी नहीं है, तो बीपी लो हुआ, तो वायु की गति शरीर में धीमी हो रही है। वो अलग बात है, मैकेनिकल वे में हम बात करेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी लेवल पे तो अलग है। पर आयुर्वेद में अगर तत्वों के सिद्धांत पे बात करें तो वहां पे वायु या वात का प्रभाव कम है। वात को हमेशा शरीर में बैलेंस रहना चाहिए, और सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करता है लंग्स और हार्ट को। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हृदय बंद मुट्ठी के आकार का अवयव यानी ऑर्गन है। एक मुट्ठी हमारी जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा सबका हार्ट होता है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर प्लीज मुझे बताइएगा मैं यहाँ पे सही हूं या गलत। जितना बड़ा इंसान का ये हाथ है, ये मुट्ठी बनी, उतना ही बड़ा उसका हार्ट होगा, शायद उतना ही बड़ा उसका स्प्लीन भी होता है। सर अगर मैं सही हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ, गलत हूँ मुझे करेक्ट करिए। उतना ही बड़ा इसका स्प्लीन होता है, और मुट्ठी के बराबर ही अगर कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, शायद किडनी भी एक मुट्ठी के बराबर ही दोनों साइड में हमारे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। छोटा हाथ है तो छोटी स्प्लीन, छोटा सा हार्ट, बड़ा है तो बड़ा स्प्लीन, बड़ा हार्ट। कुछ कंडीशंस में हार्ट का साइज अगर बढ़ जाए तो आप कहेंगे कि यहाँ पे गलत लिखा या अभिषेक जी ने गलत बताया, तो वो एक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन है, बट जनरल टर्म्स हमारी मुट्ठी के बराबर ही हमारा हार्ट होता है। जो शरीर के दोनों फेफड़ों के मध्य में बाईं ओर, मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, वो सेब के आकार शेप में यह अवयव ऑर्गन सामान्यतः 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी हमारी ये जो रिब केज है उसका अच्छा खासा एरिया इसने लिया हुआ है। और पुरुषों में इसका वजन 280 से लेकर 340 ग्राम तक, और महिलाओं में इसका वजन अपेक्षाकृत कम होता है। ऐसा हमें नेचर ने बनाया है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनको ज्यादा काम करना होता है, बाहर निकलना होता है। जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों के मुकाबले काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती, पर उनके काम ऐसे होते हैं जिसमें उनको बहुत ज्यादा ब्लड के सर्कुलेशन को पूरी बॉडी में मूव कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस एवोल्यूशन में मुझे लगता है कि हमारा हार्ट महिलाओं के अपेक्षाकृत में ज्यादा बड़ा होता है पुरुषों में। हृदय की मांसपेशियों के संकुचन और प्रसारण में को हृदय की धड़कन के रूप में जाना जाता है। हृदय कक्ष में संकुचन को सिस्टोल तथा प्रसार को डायस्टोल। जब ब्लड को वो बाहर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए भेजेगा तो इसको आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग जब भी बीपी चेक कराएंगे तो वहां पर ऊपर सिस्टोल और डायस्टोल लिख के आता है। तो जब ब्लड बाहर फेंकता है पूरी बॉडी में, प्योर ब्लड की बात कर रहा हूँ, प्योर नहीं, कि आप जाओ पूरी बॉडी में जरूरत है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाओ, तो उसको सिस्टोल भेजता है, और जब वापस आता है ब्लड तो उसको हम डायस्टोल कहते हैं।
और ये दोनों क्रियाएं 24 घंटे एक साथ चलती रहती हैं हृदय में। हृदय का संकुचन रक्त के दबाव, ब्लड प्रेशर का को बढ़ाता भी है, घटाता भी, दोनों है, इसमें बढ़ाता लिखा है, जिसकी अनुभूति नाड़ी पर की जा सकती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स बीट, हाँ 70 से 75 बार धड़कता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कुछ कंडीशंस में वो 80 तक जाता है, पर वो नॉर्मल ही होता है। कुछ लोग होते हैं जैसे कोई चल के आया, या जो लोग ज्यादा बोलते हैं, जो टीचिंग का काम करते हैं, उनका थोड़ा सा प्लस इसमें 5 और कर सकते हैं। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा यह धड़कन कुछ अधिक होती है। छोटे बच्चों में धड़कन प्रति मिनट सर स्क्रीन मुझे लग रहा है यहाँ पे चली गई है, अभी शेयर नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है सर का भी। हाँ आ गया, 120 बार तक हो सकती है। इसके कार्य, इसका मुख्य कार्य है कि रक्त की धमनियां, आर्टरीज, धमनियां एवं सिराएं, वेन्स के माध्यम से शरीर में संचारित करना, पूरे बॉडी में हर हिस्से में जहां जहां तक हम सेंसेशन महसूस करते हैं। हम सिर्फ 2 ही जगह, 3 ही जगह ऐसी जहां सेंसेशन कभी महसूस नहीं करते। इसे हमारा हेयर, हमारे बालों को कोई काटे हमें सेंसेशन नहीं होती, हम नाखून को काटे सेंसेशन नहीं होती। उसको अगर हम छोड़ दें, उसको छोड़ के बाकी शरीर का वो सारा हिस्सा जहां हमें सेंसेशन महसूस होती है, वहां पे आर्टरीज या वेन्स जरूर होती हैं, या फिर कभी दोनों ही होती हैं। तो वहां पर इस रक्त को पहुंचाना, वहां से लाना ही इसका सबसे बड़ा काम है। और यह शरीर के जैव ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि हाँ जैव ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्योंकि अगर ये रुका तो प्राण शक्ति यानी बियो एनर्जी शरीर के अन्य भागों में नहीं जाएगी, और वहां पे तत्काल कोई इमरजेंसी या दुर्घटनाग्रस्त स्थिति बन सकती है। भावुकता का सीधा असर हृदय पर पड़ता है। कोई खुश होता है तो भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, कोई गुस्सा होता है तो भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और जब बहुत शांत होते हैं, हम बहुत ही शांत मन से बैठे या कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, तब बहुत कम हो जाती है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन की स्थिति में, अत्यधिक आनंद की अवस्था में यानी एक्साइटमेंट में हृदय सबसे अधिक प्रभावित होता है। अधिक तेज चलने लगता है, यानी पल्पेशन ज्यादा महसूस होने लगती है, बहुत तेज हो सकता है, 1 मिनट में 90 टाइम्स 95 टाइम्स हो जाए। तेज दौड़ने या गुस्सा करने यानी क्रोध में हृदय पर प्रभाव पड़ता है। इसके मुख्य रोग, सहयोगी अंग है इसका छोटी आंत, तो कुछ रोग वहां के भी, कुछ रोग यहाँ के भी हो सकता है, कंबाइन साथ में मिलेंगे। मानसिक रोग तथा हिस्टीरिया, अनिद्रा, निनाना, मिर्गी, डिप्रेशन, कंपकपी एवं पार्किंसन, रात्रि में पसीना, आवाज का संतुलन, उच्च एवं निम्न रक्तचाप, ये सारी चीजें जो मैंने अभी एक लाइन में पढ़ ली हैं, मैं सारी चीजों को बता रहा हूँ, ये हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। जैसा कि अभी सर ने बताया था कि सभी भावनाएं या सभी तरह के इमोशंस हमारे हार्ट पे इफेक्ट करते हैं, और ये सारी चीजें जो मैंने अभी एक लाइन में बोली, ये मेंटल स्टेटस के साथ में काम करती है। जीभ के संबंधी रोग, श्वेत युक्त उष्ण हथेली यानी हाथों का एकदम सफेद, लालिमा बिल्कुल ना होना। विस्मरण रोग यानी कि मेमोरी का लॉस होना, उसको कुछ याद ना रहना, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बेचैनी। उन्माद यानी एंजाइटी, कि सोचे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं और हार्ट बेचारा थका जा रहा है। हृदय गति को बढ़ना या घटना, ये दोनों समस्या है, सामान्य होनी चाहिए। स्वरलोप यानी किसी की आवाज का चला जाना। कुछ प्रदाह यानी इन्फ्लेमेशन, आर्मपिट यानी हमारे शोल्डर के जो नीचे का एरिया होता है आर्मपिट, वहां पर अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसा, क्योंकि वहां से कई चीजें हैं, जो कई सी वेन्स हैं जो डायरेक्ट हार्ट से, अब हमारा हार्ट टिल्टेड है लेफ्ट साइड में, तो ज्यादातर जो पेन आता है हार्ट अटैक वालों के, या हार्ट की प्रॉब्लम हुई या इनलार्जमेंट हुआ या वेंटिकल्स में, या फिर इसकी लबडब की क्षमता कम हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो लेफ्ट हैंड में फील होती है। तो फील होती है तो सबसे पहला उसका जो हमें सेंसेशन मिलता है आर्मपिट पे ही मिलता है, सबसे पास। हम लोग यहाँ पर ये मानते हैं, ये जो लिखा गया है ये चाइनीज और आयुर्वेदिक और फिजियोलॉजी जो है मॉडर्न साइंस, तीनों के आधार पर है। आर्मपिट के आसपास हमारा देखिएगा कि वहां पर हार्ट की मेरिडियन जा रही है, इसलिए उनमें सारी बीमारियां आप देखिएगा, बहुत बीमारियां चाइनीज मेरिडियन, आयुर्वेदिक मेरिडियन और मॉडर्न साइंस के हिसाब से दी गई है। इसलिए केवल एक ही साइंस नहीं है इसमें चाइनीज और आयुर्वेदिक और मॉडर्न साइंस का तीनों का समावेश है रोगों के संबंध में, ठीक है। और जो इसके हार्ट के साथ जो अवयव होंगे
एसआई उसके भी रोग होंगे। ठीक है, चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने जो बताया वो सही बताया, क्योंकि हमारी हार्ट की मेरिडियन वहीं से होकर के गुजरती है। और हृदय में गुहा के आकार की वृद्धि भी हो सकती है, हृदय के आकार की असामान्यता या बढ़ना या एट्रोफी यानी घट जाना, दोनों चीजें संभव है हार्ट के साथ में, ऐसा हो सकता है। अब वायु महाभूत के साथ जो दूसरा अवयव यहाँ पे जोड़ा है आयुर्वेदिक टर्म्स पे, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, अगर याद करना हो कि वायु तत्व के साथ में कौन कौन सा हमारा आयुर्वेदिक टर्म्स पे अवयव जुड़ा हुआ है या ऑर्गन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से कि वायु का सबसे ज्यादा संचरण यानी बॉडी में जो प्रसारण हो रहा है वो हार्ट कर रहा है। सेकेंड थिंग, वायु को सबसे ज्यादा फील गैस बन गई, कि कोई भी गैस हो पेट में अगर भर गई तो सबसे ज्यादा ब्लोटिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मिलती है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होती है, देन बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन तो बहुत आराम से उसको पास कर पाती है अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कॉन्स्टिपेटेड है तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी बहुत ज्यादा गैस बन सकती है। कॉन्स्टिपेशन नहीं है और ब्लोटिंग हो रही है तो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ऐसा मैंने भी देखा है। अगर मैं गलत हूं तो सर प्लीज करेक्ट करिएगा, अगर मैं सही हूं तो फिर आगे बढ़ाता हूँ। बड़ी आंत के बीच वृहकार रूप में, सर मुझे लग रहा है फिर से नेटवर्क का इशू है या मेरा ही नेटवर्क इशू कर गया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है, हमारा शेयर हो रहा है। हाँ शेयर है। 20 से 22 फुट लंबा। अब यह उदर के अंतिम सिरे पाइलोरस से शुरू होता है। इसका प्रथम 10 फुट लंबा हिस्सा, जिसकी आकृति हंसिया, हंसिया यानी कोई चीज मुड़ गई हो सी शेप में आकर के, उसको हम बोलते हैं पक्वाशय डियोडेनम। पक्वाशय के बाद छोटी आंत का 2/5वां भाग, ये बहुत बड़ा हिस्सा हो गया, ज्यूजेनम कहलाता है, तथा इसके बाद का जो मुख्य भाग बचा हुआ होता है उसे हम इलियम बोलते हैं। इन्हीं 3 हिस्सों में पाचन का मुख्य काम इन्हीं 3 हिस्सों में होता है, और छोटी आंत के 3 हिस्से हैं, डियोडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। इसके बाद जब वो बड़ी आंत में जाता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन और बाकी अन्य चीजें होती रहती। मेरी आवाज आ रही है क्लियर सभी को? आवाज आ रही है? यस सर, यस। थैंक यू। अब इसके फंक्शंस के बारे में बताया है। ये इनवॉलेंट्री है, इसको हम अपनी इच्छा से तो नहीं चला सकते। कुछ चीजें वॉलेंट्री मैंने बताई थी, और इनवॉलेंट्री से मैं बोल रहा हूँ कि लंग्स हो सकते हैं, बाकी चीजें हो सकती हैं, पर ये अनैच्छिक है, इसमें हम इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। ये अपनी इच्छा से शरीर की जो संरचना बनी हुई है, जो परमात्मा ने हमें दी है, ये उसी के हिसाब से काम करता रहता है। इसकी संरचना का मुख्य विशेषता यह है कि ये दीवार अनैच्छिक है, दिखा इसलिए। और क्रमिवत अंकुचन यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो मूवमेंट जो चीजों को आगे धकेल रहा है, ये याद रखना है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये स्लो हुआ कॉन्स्टिपेशन में होता है, ज्यादा तेज हो गया तो डायरिया। इसको आप अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी ले। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर ज्यादा है तो डायरिया, कम है तो कॉन्स्टिपेशन। ऐसा कुछ केसेस में जिसमें लोगों को आप सुनोगे कोलाइटिस, आईबीएस या आईबीडी करके जो बीमारियां आती है, उसमें इसी की परेशानी होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का इम्बैलेंस। छोटी आंत का मुख्य कार्य भोजन को पोषक तत्व का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन। जो हमने खाया है, आज की डाइट में प्रोटीन ज्यादा है, कार्ब्स ज्यादा है, फैट ज्यादा है, जो हमने खा लिया उसको एब्जॉर्ब करने का जो मुख्य हिस्से का जो काम है वो छोटी आंत करता है। पचाना शुरू कर देता है, हमारे दांत से पचना शुरू हो जाता है, स्लाइवा मिल जाता है, फिर स्टमक में जाता है, वहां पे कुछ एंजाइम, रेनिन, पेप्सिन वगैरह मिलते हैं। बट एब्जॉर्प्शन का जो मेन काम है वो एसआई करता है, और उसमें भी जो प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, विटामिन हो, किसी भी तरह के एंजाइम्स हो, हमारे लिए कार्ब्स हो, वो सारी चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती हैं। और सिक्रीशन, यहाँ पर कई तरह के सिक्रीशन होते हैं, जैसे कि छोटी आंत में आता है हमारा बाइल डक्ट से बाइल। सेकेंड थिंग पेनक्रियाटिक जूस, जो कि पेनक्रियास से निकल के आता है, वो काम हमारा यहीं पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। और स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना डाइजेस्टिव एंजाइम खुद अपनी दीवारों से, जिसको विलाई बोलते हैं, वहां से रिलीज करता है। और लास्ट में जो इलियम का हिस्सा है, वहां पे जाकर के बहुत सारा विलाई यानी उंगलियों की शेप की बहुत सारी चीजें छोटी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन में बाहर निकले, सॉरी बाहर बताऊं, अंदर की ओर होती हैं, जो चीजों को पकड़ के एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हमारे काम का है, हम इसे ले लेंगे,
ये हमारे काम का नहीं है, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज देंगे। पानी हमें नहीं चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें विटामिन चाहिए, हमें काम करना है, हमें ग्लूकोज चाहिए, हम इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, बाकी हमारे काम का नहीं है, नहीं है, नहीं है, हटा दिया। वो सारा काम, मेहनत वाला ज्यादा काम बड़ी इंटेस्टाइन को दे दिया गया। इसका नाम बड़ी मेहनत करनी है तो उसका नाम बड़ा हाथ हो गई, बड़ी हाथ हो गई वो। तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर किसी को आप कुछ खिला रहे हो, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान वहां पर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन पे जरूर जाना चाहिए हमारा इस बात का। और एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वायु काम कर रही है, कोई चीज आ रही है, जा रही है, मूवमेंट हुई, वायु का वहां पर प्रभाव है तभी मूवमेंट हुई, अदरवाइज वो मूवमेंट नहीं होगा। पूरी बॉडी में वायु होती है, आयुर्वेद में आगे पढ़ाया जाएगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा या जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो जानते होंगे, पेट में समान वायु होती है, उसी के प्रभाव से प्रोस्टैल्टिक मूवमेंट होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ईर्षा का सीधा असर अंग पर पड़ता है। ईर्षा की भावना से हृदय एवं पाचन तंत्र की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसे याद रखना है, जब ट्रीटमेंट के लिए आप जाएंगे तो आप इसको एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। इसके होने वाले मुख्य रोग, सहयोगी अवयव जो इसका है, सहयोगी ऑर्गन है, हृदय संबंधी रोग, कान, चेहरा, गर्दन, कंधा, गला, नाभि के क्षेत्र में दर्द या तकलीफ या जलन, चेहरे में लकवा मार देना, दांतों की तकलीफ, थायराइड, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, छोटी आंत में सूजन जिसको इंटराइटिस, अगर सर मैं गलत नहीं हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटराइटिस, या फिर कह सकते हैं छोटी आंत की सूजन, गांठ और रक्त की कमी, एनीमिया। अब जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, आप सपोज करिए कि आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, आपकी आंत नहीं एब्जॉर्ब कर रही है, एनीमिक हो जाएंगे आप। तो जो एनीमिक पेशेंट कभी कोई अगर ट्रीट करता है या खुद है, तो वो अनुभव करे कि हमारी छोटी आंत कैसा काम कर रही है, हमारी बॉडी में समान वायु या वायु कैसे मूवमेंट कर रही है, उसका बैलेंस कैसा है, ये हमें जानना है, ये हमें समझना है। और अगर इसको लेकर क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, साथ में अरविंद सर भी हैं अभी हमारे साथ, वो उनको गाइड कर देंगे। और ये बहुत ही ऐसी कंडीशन है जो लगभग हर लेडीज में, हर दूसरी लेडीज में ये रहती कि एनीमिक। तो उनको मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा अपनी गट हेल्थ पे भी ज्यादा ध्यान दें और ऐसा होने से खुद को बचाएं। ठीक है सर, इसको आगे आप स्लाइड कर दीजिए, छोटी आंत यहाँ पे कंप्लीट हो। सर टाइम में ज्यादा लेता जा रहा हूँ सर, जो आपने टाइम स्लॉट दिया था उसके ऊपर जा रहा है मेरा। 7 सर? मिनट, जी सर, 7 मिनट ले लीजिए। 7 मिनट ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है जल महाभूत। जल महाभूत किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, इन दोनों से जोड़ा गया है। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ये बहुत ही जनरल सी बात है कि वहां पे क्यों जोड़ा गया। क्योंकि जो जल के साथ में जितनी भी क्रियाएं शरीर में हो रही हैं, वैसे तो हार्ट पंप कर रहा है, उसमें जल बहुत ज्यादा है, बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कुछ महाभूत है तो जल है, बट उसके साथ में एक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा है, तो वो किडनी की है। किडनी एक्टिविटी नहीं करेगा तो सारा जल गंदा हो जाएगा, इंसान को फिर बहुत तकलीफ होगी, कितनी होगी वो ईश्वर कभी किसी को ना दे। पेल्विक रीजन में जैसे बताया इन्होंने कि ये उधर के निचले भाग में गुहा पेल्विक कैविटी में स्थित है, ये थैली जैसा होता है, थैली जैसा है। ये प्रत्येक किडनी से निकलने वाली यूरेथ्रा जो कि नीचे जा करके यूरेटर में जुड़ती है, और वहां पर नीचे ऐसे थैला जैसा बना होता है, वहां पर हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, पानी उसमें सबसे ज्यादा है, वाटर। कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें बीमार कर सकती थी, पैथोजेनिक चीजें, या कुछ टॉक्सिक हमने जो खा लिया हो, टॉक्सिन्स बना रहे हो, या बॉडी का कुछ अपना ऐसा जो यूजलेस रहा हो उसको अपने बाहर निकालना हो, तो वो तो होती है, बट सबसे ज्यादा वहां पर होल्ड होता है पानी। और पानी वो प्रेशर है जो उन चीजों को बाहर निकलता है, अदरवाइज वो गंदी चीजें वहीं पे चिपक जाएंगी, बाहर नहीं निकलेंगी। पानी उस माध्यम को बाहर निकालता है, इसलिए हम सबसे ज्यादा खाना तो हमें लगता है हम उतना नहीं खाते जितना हम दिन में पानी पीते हैं, और पीना भी चाहिए, क्योंकि पानी हम पिएंगे तो वही प्रेशर देगा उन चीजों को बाहर डिटॉक्स करने के लिए जो बाहर जानी चाहिए। और ये काम हमारे शरीर में अब प्रभु परमात्मा ने कितनी अच्छी संरचना की है कि हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को ये चीज पता होती है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में यहाँ पे बताया है कि इसकी लंबाई है 25 से 30 सेंटीमीटर तक। इसको मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है, और जब ये थैली भर जाती है तो मूत्र नली यूरेथ्रा द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। इसका हमें अनुभव होता है,
धीमे 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 जब वो भर जाता है तो वो इम्पल्स देता है हमारे ब्रेन को, और हमें ऐसा महसूस होता है कि अरे बहुत जोर से हमें यूरिन का प्रेशर आया है, अभी रुको, अभी हम कहीं नहीं जा सकते, अभी हमें यूरिन के लिए जाना होगा। तो ये यूरेथ्रा और यूरिन, ये जितनी चीजें प्रकृति ने और परमात्मा ने जैसे भी बनाई हैं, ये इतनी अच्छी और सटीक बनाई हुई हैं कि आप देखेंगे इन चीजों को, आकाश की तत्व ऊपर है, वायु बीच में है, जल महाभूत का तत्व नीचे आ रहा है, वो नीचे जा रहा है, परमात्मा ने कितना अच्छा बनाया इसको। मूत्र नली की लंबाई पुरुषों में सामान्यतः 12 से 20 सेंटीमीटर तक, महिलाओं में लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि उनका यूरेटर होता है वो पेट के अंदर होता है, इसलिए उनकी लंबाई इसमें कम पाई जाएगी। इसका आकार खाली रहने पर तिकोना जैसा और भर जाने पर गोल हो जाता है। मूत्राशय सामान्यतः 12 सेंटीमीटर लंबा, 7.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जिसमें कि 500 मिलीलीटर लीटर में मतलब मिलीलीटर 500, यानी ये हाफ लीटर के आसपास तक हमारा यूरिन होल्ड कर सकता है। एक स्वस्थ इंसान, यानी जो स्वस्थ है मनुष्य, जो उसके शरीर में दिन भर में लगभग 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर बनता है। किसी को इससे कम बन रहा है तो उसे मॉनिटर करना होगा, क्यों, ज्यादा बन रहा है तो उसे ध्यान देना होगा, हम पानी से ज्यादा नहीं पी रहे। इसके कार्य क्या है? मूत्राशय का मुख्य कार्य है कि शरीर में जल का नियमन और उत्सर्जन करते रहना। अगर ये नहीं होगा तो शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जल ही है। मुख्य रोग इसका मुख्य ऑर्गन, जो अवयव ऑर्गन है, पेयर ऑर्गन है किडनी, उसके 7 भी रोग होते हैं। तो इसके मुख्य रोग इन्होंने बताए हुए कि किडनी से संबंधित रोग, पथरी, सर में दर्द, बुखार, सर्दी, नाक से पानी का बहना, बार बार पेशाब होना, मूत्र जनित रोग, जननेंद्रियों की तकलीफ, कमर का दर्द। अगर यूरेटर में किसी ने यूरिनरी ब्लैडर में अगर बहुत ज्यादा देर तक यूरिन होल्ड किया तो उसका प्रेशर पड़ता है, कमर दर्द आता है। निचले अंगों का दर्द, पिंडलियों में ऐंठन, हड्डियों में दर्द, काम की तकलीफ, काम नहीं कान होना चाहिए सर ना, कान होना चाहिए ना सर, अगर मैं गलत हूँ, कान की तकलीफ, शरीर पर काले धब्बे, ब्लैक पैचेस, मेरुदंड या स्पाइन से संबंधित, किडनी कानों में खुलती है। हाँ कानों में खुलती से, तो कान की तकलीफ है, काम लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम कान समझ के उसको आगे बढ़ेंगे। और प्रोस्टेट रिलेटेड जितनी भी ये चीजें हैं वो सारी यूरिनरी ब्लैडर के अंतर्गत आती हैं। ये सारे मुख्य रोग हैं इसके। अब यहाँ पर इसका दूसरा ऑर्गन है, पेयर ऑर्गन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अवयव ऑर्गन, वह किडनी। और किडनी हमारे शरीर का बहुत मुख्य हिस्सा है। कम समय है इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी बोलता चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जिनके भी पास ये बुक है वो एक बार इस चैप्टर को जरूर पढ़े। जब सर ने मुझे एक बार कहा पढ़ने के लिए, तो जब मैंने इसे पढ़ा तो आप यकीन नहीं करेंगे मैं कितना खुश था। मैंने कहा ये कुंजी कहाँ थी, अभी तक मेरे पास आई क्यों नहीं, और सर ने मुझे कितना अच्छा चैप्टर दे दिया। उस चैप्टर को तो पढ़ा ही पढ़ा, बाद में मैंने पूरी बुक पढ़ी। तो हो सकता है मैं आपको अभी बहुत अच्छे शब्दों में ना एक्सप्लेन कर पाऊँ सारी चीजें, क्योंकि समय नहीं, उनको बहुत तेजी से घसीटूंगा। मैंने अपनी विजन में इसको बहुत अच्छा समझा और सर की गाइडेंस बहुत अच्छी है। सर ने एक छोटी सी बुक का छोटा सा चैप्टर बताया, उसने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, समझना, मानव शरीर में गुर्दे वह होते हैं जो कमर के पीछे के भाग में ऊपर की ओर मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। हाँ, दोनों ओर किडनी होती है, लेकिन जो राइट साइड होती है वो लीवर बड़ा ऑर्गन होने की वजह से थोड़ा नीचे होगी, लेफ्ट वाली उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर पाई जाती है। उदर गुहा में इसकी ठीक स्थिति 12वीं थोरेसिक, यानी जो हमारी स्पाइन से थोरेसिक कैविटी है, वहां पे थोरेसिक वर्टिब्रा है, कौन सी, 12th लास्ट वाली से लंबर की स्थिति वर्टिब्री के बीच में होती है। सेम के बीच, सेम यानी किडनी बीन्स, आप लोग राजमा जानते हैं जैसा दिखता है, बिल्कुल उसी शेप का होता है। और यह गुर्दे गहरे भूरे गहरे भूरे मतलब डार्क ब्राउन ब्लैकिश रंग के होते हैं। दाहिनी यानी राइट साइड की जो है बाई के मुकाबले छोटी और मोटी होती है। उसका कारण मैंने बताया कि जो लीवर का ऑर्गन है, लीवर ऑर्गन होने की वजह से एरिया ज्यादा वहां पे कवर करता है। तो बॉडी ने खुद ही खुद को, उतनी मैकेनिकल तो नहीं है, लेकिन बॉडी का जो बनावट है और जो हमारी जीन्स में जो इंफॉर्मेशन है, प्रकृति परमात्मा की जो भी इसमें दिव्य शक्ति रही है वो इतनी अच्छी रही है कि उनको पहले से ही पता था कि ऊपर एक बड़ा ऑर्गन है। तो उसकी डेवलपमेंट बचपन से ही
छोटी उम्र से ही बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद से ही राइट साइड की जो किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे छोटी और मोटी होती है कंपैरिजन में लेफ्ट वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर बड़ी और उससे थोड़ी सी पतली मिलेगी आपको। सामान्य गुर्दों की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर एवं मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है तथा प्रत्येक गुर्दे का वजन 150 ग्राम होता है। इसके कार्य, गुर्दों का प्रमुख कार्य रक्त रस के द्वारा जो पदार्थ गुर्दों में आता है, रक्त रस के द्वारा जो पदार्थ गुर्दों में आता है, इसको बहुत ध्यान देना है। उन्हें छानवान्वित तत्व यानी टॉक्सिन, जिनके बारे में मैंने बात की थी, उन्हें शरीर ग्रहण नहीं करता, शरीर इसको ग्रहण ना ही करे तो ये अच्छा है, करना भी नहीं चाहिए, तथा जो पसीने के रूप में एवं मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं उन्हें मूत्र के साथ में यूरेटर में भेजने का कार्य है। और सबसे बड़ा काम जो बॉडी में फिल्ट्रेशन का कर रहा है वो किडनी कर रहा है। एक लाइन में समराइज करूं इस बात को तो यही कहूंगा कि चाहे टॉक्सिन्स हो या ऐसी चीज जो हम लिक्विड में तो वो डिसॉल्व हो गई बट हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारी बॉडी उसे अलाउ नहीं कर रही। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो किडनी छान देता है और बाद में वो उसको भेज देता है यूरिनरी ब्लैडर के पास। मूत्र जनन से संबंधित इस अवयव में चाइनीज सिद्धांतों ने जीवन की जड़, रूट ऑफ लाइफ कहकर, जिसे हम इसेंस के नाम से पढ़ेंगे और सर ने इसे पढ़ाया भी है एक बार, शायद दोबारा भी पढ़ाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सब लोग बात जरूर पढ़िएगा, के रूप में परिभाषित किया है। गुर्दे रक्त में पानी की मात्रा को संतुलित करते हैं। सिर के बालों में विकास और हड्डियों के निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। हाँ, होता है। ये चाइनीज का एक हिस्सा है, चाइनीज में ये चीज ज्यादा अच्छे से बताई गई है। यहाँ पे इसका कुछ एनाटॉमी या फिजियोलॉजी या मेडिकल टर्म पे नहीं बताया हुआ, पर समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी भाग रहा हूँ। मुख्य रोग इसके होने वाले, यूरिनरी ब्लैडर इसका संबंधी यानी रिलेटेड ऑर्गन है, तो इसके मुख्य रोग है प्रजनन संबंधी रोग, समस्त शारीरिक एवं मानसिक, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गनोरिया, सिफिलिस, इनफर्टिलिटी, नपुंसकता, इम्पोटेंसी, फ्रिजिडिटी, सिर के बाल, हड्डी, दांतों के कमजोर हो जाना, लकवा मार देना, दमा, मिर्गी, अधिक पसीना और जनन इंद्रिय संबंधी रोग, और हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा डर, भय की अनुभूति होना होता है। बहुत लोगों को होता है, फियर होता रहता है, इमोशन होता है कि उनको हर चीज का डर लगा रहता है। अननेसेसरी, नेसेसरी कभी हो कंडीशन ठीक है, अननेसेसरी यानी कहीं ना कहीं हम अपने किडनी पर ज्यादा जोर डाल लें, इस चीज को याद रख लें, हम ज्यादा अच्छा रहेगा, हमें उपचार में इससे सहायता मिलती। आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि विल पावर हमें देने के लिए सबसे बड़ा काम किडनी करता है। अगर आप घबराते हैं या रात में छोटे बच्चे डरते हैं तो सबसे पहले वो यूरिन पास कर देते। कमर के निचले भाग का दर्द, साइटिका, आर्थराइटिस, सिर दर्द, संधि प्रदाह यानी जहां पे ज्वाइंट में इंफ्लेमेशन हो गई हो, घुटने का दर्द, किडनी स्टोन सबसे मुख्य रोग आप ज्यादातर जो किडनी के पाओगे स्टोन के पाओगे, बाकी चीजों के तो बहुत कम, लेकिन स्टोन के आपको बहुत ज्यादा मिले। अत्यधिक जमाई और इंसोम्निया यानी अनिद्रा, हाथ और पैर का कंपना या फिर वाइब्रेट से करते रहना, ऐसे उनका मोटर सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। खर्राटे, किडनी से संबंधित अन्य संबंधित रोग एवं कमजोर टखने और नेफ्राइटिस, ये बहुत ही उसके जो सेल्स जिससे बनता है बहुत अंदर की बीमारी है नेफ्राइटिस, इसको आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे इसके बारे में पूरी बात में बताना भी संभव नहीं है। तो सर अभी क्या करना है? दो चैप्टर हैं, दो वो हैं भाग में, जल्दी कितना हो गया? 6:47 हो गया। इसको थोड़ा शॉर्ट बता दीजिए लीवर हाँ, को, और सर, तो पढ़ेंगे। सर मैं मुझसे इतना संभव नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि सर ये दो ऑर्गन आप शॉर्ट में समराइज कर दें, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होगा, हो सकता है मुझसे थोड़ा खिंच जाए, तो आप समराइज करके एक बार थोड़ा सा सहायता करके समराइज करके बता दें, और समय भी हम। हाँ ठीक ना, देखिए आप पढ़ लीजिएगा आप लोग। पित्ताशय का जो मेन काम है कहाँ है, हम लोग रिब केज, वही रिब केज जिसकी बात कर रहे हैं, रिब केज वो हार्ट जहाँ पर है उसको अपर, उसको बोला है इन्होंने अभी, जो एब्डोमेन के ऊपर चेस्ट कैविटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और उसी में यहाँ पर है वो पसलियों के निकलेंगे, तो यहीं पर गॉलब्लैडर राइट साइड में होगा जहां पर लीवर है उसी के नीचे, तो ये उसकी पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, लीवर के नीचे मेन काम क्या है, जो लीवर का काम समझ लीजिए कि लीवर बनाता है बाइल जूस, उस बाइल जूस को ये दो काम करता है,
ये कंसंट्रेट करता है और उसके साथ स्टोरेज करता है। दो काम है, स्टोरेज और कंसंट्रेशन दोनों महत्वपूर्ण है। पहला तो स्टोर किया और फिर उसको कंसंट्रेट करने से ये फायदा होगा कि ये बूंद बूंद डालेगा तो उसकी इंटेंसिटी अधिक होगी, ये उससे क्या होगा। और मेन काम है इसका कि फैट को पचाने का काम करेगा। और फिर ये दोनों मिल करके और जो जहाँ स्टोरेज हुआ उसके बाद जा करके ये अल्टीमेटली पैंक्रियाटिक जूस से मिलेगा और पैंक्रियाटिक जूस से मिल करके पैंक्रियाटिक एक हेपेटिक एक डक्ट बनेगी और वो जाके ड्यूडेनम में हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए इससे पूरे इसमें ठीक से नहीं हो पा रहा है, चाहे हिपैटिक हो, मतलब हिपैटिक मान लीवर, चाहे लीवर की वजह से हो, चाहे लीवर के पहले आरबीसी की वजह से हो, और चाहे ये इसकी वजह से हो, गैलब्लैडर की वजह से होगा, तो जॉन्डिस रोग होता है। हम लोगों ने उसको पढ़ा है ब्लड वाले सिस्टम में, जहां हम लोगों ने कहा कि कैटाबॉलिज्म ऑफ आरबीसी, वहां पर हम लोग, ठीक है। अब हम लोग मुख्य रोग इसके देखिए, जो सारे रोग हैं ये बिल्कुल समझ लीजिए, जो लीवर के रोग होंगे, जो इसके रोग होंगे, जो चाइनीज के हिसाब से हैं, जो आयुर्वेद के हिसाब से हैं, जो नॉर्मल हमारे मॉडर्न साइंस के हिसाब से, उनकी सब है। लीवर के रोग होंगे, सिर उधर भारी रहना, लीवर आंखों में खुलता है, भूख न लगना। आप समझिए लीवर कहीं से कहीं कंट्रोलर किसका है, स्प्लीन और उसका स्टमक का कंट्रोलर भी, याद करिए साइकिल। कमजोरी लगना, यानी अगर कहीं वो कंट्रोलर है तो कमजोरी लग रही है, क्यों कमजोरी लग रही है, क्योंकि उसने कंट्रोल किया हुआ है, और कहीं पर उस स्प्लीन की कमजोरी हो रही तो वो लीवर की कमजोरी हो जाएगी। मिचली, वोमिटिंग, यानी वोमिटिंग जब पित्ताशय में पथरी, क्यों, क्योंकि लीवर और किडनी दोनों मिडिल और लोअर ऑर्गन के, लोअर वार्बर के वो है, तो पित्ताशय में पथरी होगी, वो होगा। एक कारण ये है कि गैलब्लैडर में होगी। दर्द सूजन, कोई भी दर्द, देखिए दर्द ऐसा है, दर्द का पथरी होगी, दर्द होगा, सूजन भी हो सकती है। और आपके बॉडी में अगर लिक्विड कहीं हो रहा है तो भी उसका कारण दो होंगे, या तो लीवर होगा और या आपका स्प्लीन होगा, ठीक। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, लीवर को आप मानिए फादर की तरह फंक्शन करता है, जैसे फादरली, तो कंसंट्रेशन भी यही करता है। क्यों, डिटॉक्सिफिकेशन का काम सबसे बड़ा इसी का है। तो अगर कहीं कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो भी लीवर पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि लीवर सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन। हार्ट वैसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन लीवर से बड़ा वो भी नहीं, वो चूंकि धड़कना बंद करता है इसलिए लगता है उसमें, लेकिन लीवर का काम जो है लगातार काम करना है, और जब इसका काम रुकेगा तो बहुत बुरी बात। एनीमिया, नेचुरली आप समझिए सारे डिटॉक्सिफिकेशन करता, सारी चीजों का केमिकल रिएक्शंस का सही सूत्रधार है। इसलिए अगर ये ठीक से स्टोरेज न करे या ठीक से उसको मेटाबॉलिज्म न करे तो भी ये करेगा। आलस्य, नींद न आना, नेचुरली ब्रेन में जो भी ब्लड चाइनीज ब्लड को संग्रहित करता है, संग्रहित करने के बाद हार्ट पंप करता है, संग्रहित ये करता है और आवश्यकता पड़ने पर भेजता है। अगर रक्त वहां बढ़ जाए, अगर लीवर की एक और टेंडेंसी है, लीवर अपनी सीमा से ऊपर चला जाता है, तो अगर सीमा से ऊपर चला जाएगा तो ब्रेन में चला जाएगा, तो रक्त अधिक सप्लाई कर देगा, नींद नहीं आएगी। कोलेस्ट्रॉल बाइल जूस में बाइल साइल्स, उनमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम होगी तो इसी प्रॉब्लम है, ठीक। अब लीवर आ गया, ये हमारा जो है ये भी वही राइट साइड में है, अब ये पूरा बताया उन्होंने राइट साइड में है, और इसी के नीचे पित्ताशय है, और इसका सामान्य वजन 1.4% शरीर के वजन का होता है। नॉर्मली 22 सेंटीमीटर और 30-35 सेंटीमीटर की कथई रंग का होता है, कथई रंग में, और इसका रंग जो है त्रिभुजाकार है। देखिए वो आकार त्रिभुज का है। आप डी आकार का बनाना चाहें या त्रिभुज के आकार का बनाना चाहें तो राइट में आप जब हथेली में बनाते हैं तो अभी अब छूने पर मुलायम, और अंदर से ये ठोस है, स्पंजी टाइप, ऊपर वाला स्पंज है, अंदर वाला ठोस है। कार्य क्या है, अब कार्य तो इसके कार्य जितने अधिक है उतना कार्य किसी के नहीं है। रक्त के 1/4 भाग का संग्रह केंद्र है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितने भी विटामिन सबके आते हैं, सबके लिए मेटाबॉलिज्म के लिए मेन जिम्मेदार ये है, ठीक है। और सब तो है, लेकिन सबसे मेन जिम्मेदार ये है, और वो कमी हो रही तो भी ये जिम्मेदार है। 500 चीजों को संग्रहित करता है, मतलब पदार्थों को अपने यहाँ, और 1000 कम से कम केमिकल रिएक्शंस का कंट्रोलर है ये। इसलिए ये सारे टिश्यूज, मतलब
कोई भी अंग उसके पोषण के लिए कार्य करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मुख्य कार्य है, आप उसको पढ़ेंगे। बिलिरुबिन जितना भी सबका है, सबका एल्ब्यूमिन वगैरह इन सबका वही करता है, और अंत में उन सबका ब्रेकअप भी यही करता है। ऊष्मा और शक्ति का उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि अगर इसने जो है रक्त को संग्रहित किया तो रक्त ही हमको ऊष्मा देता है, और शक्ति भी रक्त से आती है क्योंकि वही पाचक पदार्थ है। तो इसलिए वही ऑक्सीजन ले जा रहा है, तो इसलिए ये जो है इसको ऊष्मा शक्ति उत्पन्न करता है। लीवर के कारण ही मनुष्य स्वस्थ अवस्था, ये सब वहां का है, चाइनीज का, समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वर्चुअली यह सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, पिता तुल्य। ये स्वस्थ रखेगा और ये अस्वस्थ हो जाएगा तो सारे अस्वस्थ। इसीलिए लीवर को आराम भी देना चाहिए। ये कभी सोता नहीं है जब तक कि आप नहीं सोते। आप सो जाएंगे तभी ये सोएगा। वो सोएगा मतलब होमवर्क करेगा अपना। बाइल का उत्पादन पाचन के लिए है, आंखों के रोशनी, लीवर आंखों में खुलता है। ये वहां का चाइनीज का कंसेप्ट है, लीवर आंखों में खुलता है। और हम लोग रक्त को मान रहे हैं कि अग्नि, तो अग्नि में ही ये, और आंखों में अग्नि है इसलिए। विटामिन ए के निर्माण में सहयोगी है। विटामिन ए डी बी का संग्रहित करता है। देखिए बी12 बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी या तो उसमें स्टमक के इंट्रिंसिक फैक्टर्स में मिलेगा, सीएल के उसमें, और नॉर्मली बहुत कम बाहर से मिलता है बी12। शरीर बनाता नहीं है, शरीर जल्दी बनाता नहीं है, तो बाहर से थोड़ा बहुत जो मिल गया वो, इसलिए बी12 का संग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। बी12 सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है विटामिन। लीवर के तो 1000 की संख्या में जैव रासायनिक क्रियाएं देखिए ये है, इसलिए महत्वपूर्ण। अब इसका रोग तो सभी गाल ब्लैडर वाले होंगे। मानसिक अवसाद, मेंटल डिप्रेशन, इसका बहुत बड़ा कारण है। हार्ट का है लेकिन इसका भी है। हार्ट तो जो भी होगा आपका, मानसिक अवसाद वो कहीं भी होगा तो वो हार्ट पे जोड़ेंगे ये, लेकिन मानसिक अवसाद इसका भी है। डिप्रेशन, भूख न लगना, क्यों? स्प्लीन का कंट्रोलर, मांसपेशियों का क्षय लीवर का मसल्स का कंट्रोलर है, इसलिए। माइग्रेन, सिर दर्द, क्यों? मानसिक अवसाद होगा तो माइग्रेन भी होगा, सिर दर्द भी होगा। एलर्जिक अस्थमा, क्यों? क्योंकि अगर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाए, ये बहुत जल्दी पहचानता है कि हमारा दुश्मन है कि और अगर इसको समझ में आ गया कि हमारा जो सही आदमी है वो भी हमारा बाहरी दुश्मन है, तो एलर्जिक हो जाएगी। कब्ज, क्यों? कंट्रोलर है स्प्लीन है उसका, और नेचुरली कहीं ना कहीं वो उस रूप में तो कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर तो उसके लिए अगर लार्ज इंटेस्टाइन है तो वो कंट्रोलर इसी के है वर्चुअली, लेकिन ये चूंकि लीवर वो स्प्लीन का कंट्रोलर है, इसलिए ये कब्ज का भी है। क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस के लिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेटाबॉलिज्म का वो है, इसलिए मेटाबॉलिज्म में कहीं कमी हो गई तो कब्ज भी हो सकता है। रक्तचाप का नियंत्रण, हार्ट को क्या करता है? हार्ट का मदर है। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो ओके ओके। यस, हाँ, तो ये हो गया निर्णयहीनता। वो माइग्रेन, सिर दर्द, कब्ज, रक्तचाप का नियंत्रण, हार्ट के मदर है, इसलिए रक्तचाप का नियंत्रण। क्रोध, अनावेश, क्रोध इसका मूल वो है, इमोशन है। तो निर्णयहीनता गाल ब्लैडर की वजह से। गाल ब्लैडर जो है निर्णय लेने का साहस देता है, कौन? गाल ब्लैडर। और सही निर्णय लेने का काम जो है लीवर की मुख्य भूमिका है। लेकिन वो अगर साहस नहीं है तो गाल ब्लैडर का ट्रीट करें। और अगर निर्णय आप ले ही नहीं पा रहे हैं और सही निर्णय ले नहीं पा रहे हैं तो लीवर को ट्रीटमेंट। डायबिटीज वही, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस वहां आ रहा है और पैंक्रियाज सारा दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो डायबिटीज के लिए भी ये कंट्रोलर के रूप में है। प्रातः सोकर उठने पर आलस, थकान, मॉर्निंग सिकनेस, अनिद्रा, वो ब्रेन की वजह से, अपच वही स्प्लीन की वजह से, आंखों की तकलीफ, कुछ आर्मपिट, क्योंकि फिर वही जोड़ ली, इनको समझिए एक साथ, तभी आर्मपिट का भी देखिए। आर्मपिट हो सकता है डायरेक्टली इसमें ना हो, लीवर आ रहा है और आर्मपिट तक पूरा नहीं जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बीच में ही रुक जा रहा है। लेकिन हार्ट का चूंकि मदर है इसलिए
गैस, फ्लैटुलेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही वो है, और रक्तचाप, एनीमिया नेचुरली आपका संग्रहित नहीं कर रहा है, चक्कर, वर्टाइगो। इसलिए वर्टाइगो का मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली ये ब्रेन और स्पाइनल, वो जो है स्पाइनल कॉर्ड के उसमें कंट्रोलर में आएगा, तो इसलिए चक्कर, स्तन रोग, ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स, ये ब्रेस्ट प्रॉब्लम वर्चुअली है तो स्टमक की प्रॉब्लम, ब्रेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि स्टमक मेरिडियन जाती है बिल्कुल ब्रेस्ट के बिल्कुल बगल से जा रही है, ये लीवर थोड़ा सा बगल से आ रहा है लेकिन वो ब्रेस्ट के पास पहुंच रहा है, इसलिए उस चाइनीज के, इसलिए स्तन रोग भी संभव है। खुजली, आंखों में पानी आना, आंखों में जब भी प्रॉब्लम होगी तो लीवर। पाचन संबंधी रोग देखिए, वही कब्ज, दस्त, उल्टी, भारीपन, नेत्र विकार जहां भी कहीं नहीं, लीवर आंखों में खुलता है, नोट कर लीजिए। अचानक शरीर में सूजन, जैसे डंडे से पीटा हो, तो नेचुरली जहां कहीं मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म कोई भी परिवर्तन हुआ तो वाटर को भी तो होना है, वाटर आपके शरीर से बाहर नहीं जा रहा तो ये जिम्मेदार, वो किडनी भी जिम्मेदार, लेकिन ये भी जिम्मेदार, लंग्स भी जिम्मेदार, क्योंकि लंग्स ऊपर से नीचे एनर्जी भेज रहा है। चाइनीज, थकान, नेचुरली अगर आपको एनर्जी नहीं मिले, थकान, उच्च रक्तचाप हार्ट की वजह से, मधुमेह, डायबिटीज, इसका पैंक्रियाज का कॉम्बिनेशन, माइग्रेन, अवसाद, इसका अपना गुण है कि ये कभी कभी सीमा क्रॉस करता है और अधिक सप्लाई कर देगा तो वो हो जाएगा, अपनी सीमा से ऊपर चला जाता है। ये जहां तक इसकी एनर्जी जानी चाहिए वहां नहीं, एनर्जी ऊपर चली जाएगी तो। उन्माद, वही ब्रेन के फंक्शन की वजह से। अनिद्रा, वही ब्रेन की वजह से। हृदय की रक्तवाहिनियों में जमाव, क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और सब टॉक्सिन वहां रुक जाएंगे तो जमा हो जाएगा। मल द्वार पर मसे, कहाँ मेटाबॉलिज्म सिस्टम के कंट्रोलर, इसलिए मल द्वार पर मसे। मासिक स्राव की गड़बड़ी, लीवर सप्लाई देता है ब्लड की, अगर लीवर की सप्लाई नहीं हो और वहां पर यूट्रस को चाहिए लगातार सप्लाई ऑफ ब्लड, पर्याप्त मात्रा में यूट्रस को सप्लाई ऑफ ब्लड चाहिए, अगर नहीं दे रहा है और ये कहीं रुक जा रहा है या कंट्रावेक्शन हो जा रहा है या स्टेग्नेशन हो रहा है तो लीवर क्या करेगा? लीवर इस रूप में मासिक स्राव की गड़बड़ी कर देगा। रक्तजन्य दोष, रक्त में कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाया और वक्त साथ चला गया तो दोष हो जाएगा। एलर्जी का अस्थमा इसलिए होगी क्योंकि जो इसने लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करना सिपाही है, इसने पहचान बता दिया है कि अगर कोई काला रंग का सूट पहन के आवे तो समझ लीजिए बदमाश आदमी है, तो ये तो समझे काला रंग का सूट पहन के कोई शरीफ आदमी चला आया, लेकिन इसने समझा कि तो काला रंग का सूट को हमको बताया गया है, मैं एग्जाम्पल तो ऐसा मत सोचे कि यही दिया, तो इसलिए समझा कि जो काला रंग का सूट पहन के आया ये बदमाश आदमी है, तो इसने तो अपने आदमी को भी पीटना शुरू कर दिया। इसे नहीं मालूम कि ये आदमी शरीफ है, तो इसको जो बता देंगे आप वही ये करेगा। इसलिए ये माना जाता है कि जो भी एलर्जी है वो कभी कभी अपने चीजों को भी, आपके स्वास्थ्यकर चीजों को भी ये एलर्जी कर देता है। अधिक एंटीबायोटिक दवा का सेवन करेंगे तो इसी काम जो है, जो आप एंटीबायोटिक दवा खाते हैं उसका ये लगभग 60% बाहर निकालता है। पहले उसमें धीरे धीरे उसको परसेंटेज बढ़ाना है काम इसका, इसलिए कि इसको यूज करना जानता है कि इतना यूज करने लायक नहीं है, तो ये उसको निकालता है। तो अधिक आप सेवन करेंगे तो इसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी ना। ये पहले 40-60% निकाल रहा, अगली बार इसको 80 निकालना पड़ेगा, इसको वर्क अधिक करना पड़ेगा। डिम्बाशय का पदार्थ, वही ओवरियन जितना है, सब सारी चीजें वहां होंगी क्योंकि लीवर कंट्रोलर है और ब्लड की सप्लाई के संबंध में। चीख चिल्लाहट, क्रोध इसका फैक्टर है और इसका इमोशन, एंगर, क्रोध, और बड़ा वाला भी। चीख चिल्लाहट अचानक वाला, तीव्र वाला है वो गॉल ब्लैडर का है, और साइलेंट वाला इसका है लीवर का। तो चीख चिल्लाहट इसे नहीं करता नॉर्मली चीख चिल्लाहट वाला लीवर का स्वभाव नहीं है, लीवर का ये साइलेंटली है और वो याद रखता रहेगा कि 12 साल बाद याद आएगा कि आपने तो हमारे पास हमको बहुत महत्व नहीं दिया था। नपुंसकता, नेचुरली इन सब से जुड़ा हुआ फैक्टर, वो ये नपुंसकता भी आदमी या तो ब्रेन की कंडीशन है, मेन तो ब्रेन की कंडीशन है, और कुछ किसकी होगी, हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम की है। तो दो चीजों का कंट्रोलर ये भी उसमें है। ब्लड, रक्त की वजह से बेचैनी, वही ब्रेन में सप्लाई अधिक करने की वजह से बेचैनी हो जाएगी। स्मरण शक्ति कमजोर होना, क्योंकि ब्रेन से जुड़ा हुआ है सीधे सप्लाई का। स्मरण शक्ति
उसी से भी क्या होगा, अगर ब्लड को कम मिले और रक्त को जहां ब्रेन को चाहिए जिस जगह उसको पोषण न मिले तो क्या हुआ, स्मरण शक्ति आपकी वहां पर क्या होगा, सेल लॉस होने लगेगा, सेल का कमजोरी होने लगेगी, सेल कमजोर होने लगेगा। हथेली गर्म पसीने से भी हुई, ये जो है वो है तो हथेली गर्म पसीने से भीगी, मेन तो है लंग्स का, लेकिन लीवर का फंक्शन लंग सप्लाई ऑफ ब्लड से है, इसलिए क्योंकि अगर उसको भी नहीं मिलेगा तो वो भी अपना काम नहीं कर पाएगा, उसको एनर्जी, क्योंकि सबको चाहिए अपना न्यूट्रिशन। आवाज का असंतुलन मेन तो इसका है, मेन आवाज का असंतुलन है लंग्स का कैरेक्टर, लेकिन उसी वजह से अत्यधिक पसीना लंग्स का मेन कैरेक्टर है, लेकिन ये इस रूप में उससे सहयोगी है। जीभ से संबंधित रोग, जीभ संबंधित हार्ट, ये हार्ट का मेन है, जीभ संबंधित रोग मेन का हार्ट का है। हृदय गति का नियंत्रण हार्ट का है, मेन वो है। कांख में दर्द हार्ट का है। सीढ़ी चढ़ में सांस फूलना लंग्स का है, लेकिन ये चूंकि रक्त के कंट्रोलर के रूप में है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोग का चैप्टर समाप्त हुआ और हमारे अभिषेक जी ने बहुत बढ़िया इसको बताया, तो मुझे लगता है शायद सबको आनंद आया होगा। मुझे लग रहा था कि बहुत बढ़िया बताया और ये इसीलिए मैंने समय दिया कि चलिए ठीक है, इसी बहाने एक बार थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हो जाएगा तो अच्छा लगेगा सबको।